हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसी क्रांति हुई थी जिसने एक राजा को गद्दी से उतारकर आम आदमी के हाथ में ताकत दे दी? जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ये एक ऐसी घटना थी जिसने ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए इसे आसानी से समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है 14 जुलाई 1789 की सुबह से। एक ऐसी सुबह जिसने फ्रांस की हिस्ट्री हमेशा हमेशा के लिए बदल दी, और जगह थी पेरिस। 14 जुलाई 1789 पेरिस के लिए ये कोई नॉर्मल मॉर्निंग नहीं थी। हवा में एक अजीब सी टेंशन थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी होती है ना, बिल्कुल वैसी। पूरा शहर एक स्टेट ऑफ अलार्म में था। तो आप सोचेंगे लोग इतने डरे हुए क्यों थे? वजह बिल्कुल साफ थी। किंग ने शहर में अपनी आर्मी भेज दी थी और गलियों में अफवाहें आग की तरह फैल रही थी कि किंग जल्दी ही आर्मी को आम लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर दे सकता है। लेकिन डर के सामने थी हिम्मत। टाउन हॉल के सामने 1-2 हजार नहीं, पूरे 7,000 मर्द और औरतें इकट्ठा हुए, और उनका फैसला बिल्कुल क्लियर था। अगर किंग की सेना है तो हमारी भी होगी। उन्होंने बनाई द पीपल्स मिलिशिया। और उनका प्लान बहुत सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल। पहला स्टेप तो हो गया था, मिलिशिया बन गई। अब दूसरा और सबसे जरूरी काम था हथियार इकट्ठा करना, और इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुसेंगे। हथियारों की इसी तलाश ने कई 100 लोगों के एक ग्रुप को शहर के ईस्टर्न हिस्से की तरफ खींच लिया। उनकी मंजिल बैस्टील। अब यह सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक जेल भी थी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि वो कैदियों को आजाद कराने गए थे, राइट? लेकिन उनका असली मकसद कुछ और था। उन्हें खबर मिली थी कि बास्टील के अंदर बहुत सारा गोला बारूद यानी एम्यूनेशन जमा करके रखा हुआ है, और यही उन्हें किंग की आर्मी से लड़ने के लिए चाहिए था। वहां एक जोरदार लड़ाई हुई। बास्टील का कमांडर मारा गया और आखिरकार लोगों ने दरवाजे तोड़ दिए। अंदर से कैदियों को रिहा किया गया। लेकिन आपको यह सुनकर काफी सरप्राइज होगा कि वहां सैकड़ों नहीं, सिर्फ 7 कैदी थे। जस्ट 7। तो फिर अगर कैदी सिर्फ 7 थे तो इतने बड़े हमले का क्या मतलब था? मतलब बहुत गहरा था, क्योंकि बास्टील सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये एक सिंबल था राजा की ताकत का, उसके जुल्म का, एक ऐसा सिंबल जिससे पूरा फ्रांस नफरत करता था। ये किंग की डेस्पोटिक पावर का प्रतीक था। अब डेस्पोटिक मतलब क्या? ऐसी पावर जिस पर कोई कंट्रोल ना हो। जब राजा चाहे जिसे चाहे बिना किसी सवाल जवाब के बास्टील की दीवारों के पीछे बंद कर सकता था। इसलिए इस किले पर हमला करना सीधे किंग की पावर को चैलेंज करने जैसा था। और लोगों ने इस नफरत भरे सिंबल का क्या किया? उसे पूरी तरह मिटा दिया। किले को तोड़कर उसके पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और पता है, उन टुकड़ों को मार्केट्स में बेचा गया। लोग उन्हें एक सुवेनिर की तरह खरीद रहे थे ताकि वो हमेशा याद रख सकें कि उन्होंने मिलकर जुल्म की एक दीवार को गिरा दिया है। बास्टील का गिरना एक चिंगारी की तरह था। जल्द ही इसकी आग पूरे पेरिस और आसपास के इलाकों में फैल गई। दंगे और बढ़ गए। लोगों को एहसास हो गया था कि हां, बदलाव आ सकता है। यह अंत नहीं था, यह तो बस एक शुरुआत थी। और ये आग सिर्फ पेरिस तक ही नहीं आई। शहरों से दूर गांव में लोग एक अलग लड़ाई लड़ रहे थे, पेट की लड़ाई। ब्रेड की कीमत इतनी बढ़ गई थी कि लोग भूखे मर रहे थे। तो चाहे शहर हो या गांव, गुस्सा हर तरफ उभल रहा था। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, उस वक्त सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों में से शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस सब का अंजाम किंग की फांसी होगा। उनके लिए बस एक प्रोटेस्ट था। लेकिन जब हिस्टोरियंस पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें साफ दिखता है ये उस चेन ऑफ इवेंट्स की पहली कड़ी थी जिसने आगे चलकर फ्रांस से मोनार्की को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो हम वापस उसी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं, आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ? एक किंग के खिलाफ पूरा देश आखिर खड़ा कैसे हो गया? इन्हीं सवालों के जवाब में फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरा सच छिपा है। तो चलिए 18th सेंचुरी के फ्रांस में चलते हैं और समझते हैं कि उस वक्त वहां का समाज, वहां की सोसाइटी आखिर थी कैसी। कहानी शुरू होती है साल 1774 में। फ्रांस को एक नया राजा मिलता है, लेकिन उस राजा को विरासत में मिलता है एक पूरी तरह से कंगाल देश। खजाना बिल्कुल खाली था। और जिस राजा को यह खाली खजाना मिला वो थे लुइस 16, बुरबोन डायनेस्टी से आते थे। और सोचिए, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। उनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनियत से। जब वो राजा बने, फ्रांस के ऊपर पहले से ही 2 बिलियन लीव्स से भी ज्यादा का कर्ज था। यह उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी रकम थी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये लीवरे क्या है? सिंपल है, जैसे इंडिया में रुपी होता है वैसे ही लीवरे उस दौर में फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी।
बाद में 1794 में इसे बंद कर दिया गया। तो आखिर इतना सारा पैसा गया कहां? इसके पीछे कई बड़े कारण थे। एक तो फ्रांस ने बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी थीं। दूसरा, वर्साई के शाही महल की शान और शौकत मेंटेन करने में बेहिसाब पैसा खर्च होता था। और ऊपर से फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजादी दिलाने में मदद की, जिसमें और भी ज्यादा पैसा लग गया। अब हालात इतनी खराब हो गई थी कि सरकार को अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 10%, सिर्फ पुराने लोन्स पर इंटरेस्ट चुकाने में खर्च करना पड़ रहा था। मतलब देश चलाने के लिए जो पैसा था वो तो ब्याज भरने में ही जा रहा था। ऐसे में सरकार के पास बस एक ही रास्ता बचा था, टैक्सेस बढ़ा दो। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। ये बढ़े हुए टैक्सेस देगा कौन? क्या पूरा देश देगा या सिर्फ कुछ लोग? इस सवाल का जवाब छुपाता फ्रांस के उस वक्त के सिस्टम में, जिसे ओल्ड रेजीम कहा जाता है। यह टर्म 1789 के रेवोल्यूशन से पहले के फ्रेंच सोसाइटी और उसके तौर तरीकों के लिए यूज किया जाता है। उस टाइम की फ्रेंच सोसाइटी आमतौर पर 3 हिस्सों में बटी हुई थी, जिन्हें एस्टेट्स कहते थे। सबसे ऊपर फर्स्ट एस्टेट, जिसमें चर्च के लोग आते थे, फिर सेकंड एस्टेट यानी राजघराने और अमीर लोग, और आखिर में थर्ड एस्टेट, जिसमें बाकी सारे आम लोग आते थे। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट एस्टेट। इसमें क्लर्जी आते थे। क्लर्जी का मतलब है वो लोग जो चर्च में स्पेशल पोजीशंस पर होते हैं, जैसे कि प्रीस्ट्स, बिशप्स यानी पादरी। ये तस्वीर देखिए, ये उस पूरे सिस्टम को बहुत अच्छे से समझाती है। यहां आप देख सकते हैं कि नीचे एक गरीब किसान है जो थर्ड एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसकी पीठ पर आराम से कौन बैठा है? एक नोबलमैन और एक क्लर्जी यानी सेकंड और फर्स्ट एस्टेट के लोग। पिक्चर एकदम साफ है। पूरे सिस्टम का बोझ अकेले इस गरीब किसान के कंधों पर था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि थर्ड एस्टेट में फ्रांस की 90% पॉपुलेशन आती थी, जबकि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट मिलाकर सिर्फ 10% थे। लेकिन जब बात जमीन की आती थी तो कहानी बिल्कुल उल्टी थी। देश की 60% जमीन पर कब्जा था फर्स्ट और सेकंड एस्टेट का, यानी उन 10% लोगों का, और बेचारी 90% जनता के पास सिर्फ 40% जमीन थी। तो यहां पर एक बहुत बड़ा और अनफेयर डिवाइड था। एक तरफ थे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट, जिन्हें पैदा होते ही स्पेशल राइट्स मिल जाते थे, और उनका सबसे बड़ा प्रिविलेज, उन्हें सरकार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। और दूसरी तरफ थी थर्ड एस्टेट, जिनके पास कोई प्रिविलेज नहीं था, और सारा का सारा टैक्स का बोझ सिर्फ उन्हीं पर डाल दिया गया था। यही नहीं, उन्हें अपने लॉर्ड्स के लिए मुफ्त में काम भी करना पड़ता था। इसका मतलब यह हुआ कि देश चलाने का, आर्मी का, सरकारी दफ्तर का, हर चीज का फाइनेंशियल बोझ अकेले थर्ड एस्टेट उठा रही थी। उन्हीं के टैक्स के पैसों से सब कुछ चल रहा था। अब थर्ड एस्टेट को कई तरह के टैक्स देने पड़ते थे। पहला था टिथे। यह एक टैक्स था जो चर्च लेता था। इसके हिसाब से किसानों को अपनी खेती की उपज का 10वां हिस्सा यानी 1/10 टैक्स के रूप में चर्च को देना पड़ता था। फिर एक और टैक्स था जिसका नाम था टायल। ये एक डायरेक्ट टैक्स था जो सीधा स्टेट यानी सरकार को जाता था, और हां, ये भी सिर्फ थर्ड एस्टेट ही देती थी। और टैक्सेस का बोझ यहीं खत्म नहीं होता। किसानों को अपने जमींदार या लॉर्ड के लिए फ्यूडल ड्यूज देने पड़ते थे। उनके घर और खेत में फ्री में काम करना पड़ता था। आर्मी में सर्विस देनी पड़ती थी, और सड़कें बनाने जैसे कामों में भी जबरदस्ती लगाया जाता था। इसके अलावा नमक और तंबाकू जैसी जरूरी चीजों पर भी अलग से इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। इस पूरे एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम को समझाने के लिए ये तस्वीर द स्पाइडर एंड द फ्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। इसके पीछे का मतलब बहुत गहरा है। इस तस्वीर में जो मकड़ी यानी स्पाइडर है वो है नोबलमैन, और जो मक्खी यानी फ्लाई है वो है बेचारा किसान। ये दिखाता है कि कैसे नोबलमैन यानी सेकंड एस्टेट आम किसान को अपने जाल में फंसाकर उसका खून चूस रहा था। जैसा इस पर लिखा है, मक्खी जितना छटपटाती है जाल उतना ही कस जाता है। मतलब किसान इस सिस्टम से निकलने की जितनी कोशिश करता उतना ही और फंसता चला जाता। तो कुल मिलाकर हमने देखा एक ऐसा सिस्टम जहां 90% लोग, जिनके पास ना जमीन थी ना कोई अधिकार थे, वो देश का 100% टैक्स भर रहे थे। साफ जाहिर है ये सिस्टम बिल्कुल टूटने की कगार पर था। ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब एक सिस्टम इतना अनफेयर, इतना एक्सप्लॉयटेटिव हो जाता है, तब आगे क्या होता है? What happens next? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ठीक पहले फ्रांस में क्या हाल थे? चलिए देखते हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव की कहानी, जहां आम लोगों के लिए आप कह सकते हैं हर दिन एक जंग जैसा था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी?
देखिए, कहानी शुरू होती है साल 1715 से। उस वक्त फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो थी लगभग 23 मिलियन। लेकिन सोचिए, सिर्फ 75 साल के अंदर 1789 तक ये पॉपुलेशन बढ़कर 28 मिलियन हो गई, यानी सीधे सीधे 5 मिलियन नए लोग। और यहीं से फ्रांस की सबसे बड़ी मुश्किल ने जन्म लिया। अब इसका सीधा सा मतलब था कि खाने की डिमांड, खास करके अनाज की, बहुत तेजी से बढ़ गई। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा पेट भरने थे, सिंपल। पर प्रॉब्लम ये थी कि फ्रांस में अनाज की जो प्रोडक्शन थी ना, वो इस बढ़ती हुई डिमांड के साथ कदम नहीं मिला पा रही थी। खेती उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही थी। और जब कोई चीज कम हो और मांगने वाले ज्यादा, तो क्या होता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। फ्रांस में ब्रेड यानी पाव रोटी कोई लग्जरी आइटम नहीं था, बल्कि ज्यादातर लोगों का वो मेन खाना था। तो जब ब्रेड की कीमत तेजी से बढ़ने लगी तो समझ लीजिए आम आदमी के लिए ये एक डिजास्टर था। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ तो रोटी की कीमत आसमान छू रही थी, पर दूसरी तरफ वर्कशॉप्स में काम करने वाले वर्कर्स की वेजेस यानी उनकी तनख्वाह वो बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी। मालिक उनकी तनख्वाह बढ़ाने को तैयार ही नहीं थे। इस डबल मार का नतीजा ये हुआ कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो और भी गहरी हो गई। गरीब की कमाई उतनी ही थी, लेकिन रोज का खर्चा बढ़ता ही जा रहा था। और जब लगता था कि इससे बुरा क्या होगा, तब आती थी मौसम की मार। जब भी सूखा पड़ता या ओले गिरते तो फसल ही बर्बाद हो जाती थी। सोचिए, पहले से ही अनाज की कमी थी और अब ये सिचुएशन और खराब हो गई। तो ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन को, जहां लोगों के लिए अपनी बेसिक जरूरियात पूरी करना यानी जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाए, इसके लिए खास टर्म है सबसिस्टेंस क्राइसिस। ये एक ऐसी स्थिति थी जो ओल्ड रेजीम के दौरान फ्रांस में बार बार आ रही थी। तो चलिए इस सबसिस्टेंस क्राइसिस के साइकिल को आराम से समझते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे एक खराब फसल पूरे देश में एक डिजास्टर ला सकती थी। सब कुछ शुरू होता है एक बैड हार्वेस्ट से। मान लीजिए सूखा पड़ गया या ओले गिर गए और फसल पूरी तरह से खराब हो गई। अब ये तो लॉजिकल है, जब फसल खराब होगी तो सीधी सी बात है, मार्केट में अनाज की कमी हो जाएगी। इसे कहते हैं स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन। और ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल है, जब सप्लाई कम होती है और डिमांड उतनी ही रहती है तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं। अनाज की कमी से खाने की चीजों के दाम, खासकर ब्रेड के, और भी ज्यादा बढ़ गए। जल्द ही दाम इतने ज्यादा हो जाते थे कि सबसे गरीब लोग, उनके लिए अपनी डेली ब्रेड खरीदना भी नामुमकिन हो जाता था। उनके पास खाने के लिए पैसे ही नहीं बचते थे। अब जब लोगों को भर पेट खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? नेचुरली उनके शरीर कमजोर हो जाएंगे। भूखमरी से लोग वीकर बॉडीज का शिकार हो गए। और ये तो हम सब जानते हैं कि कमजोर शरीर पर बीमारियों का अटैक आसानी से होता है। बस इसी वजह से बीमारियां यानी डिजीज एपिडेमिक्स बहुत तेजी से पूरे देश में फैलने लगती थी। और इस पूरे साइकिल का अंजाम वो बेहद भयानक होता था। एक तरफ भूख और बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़ जाती थी, और दूसरी तरफ डेस्परेशन में लोग खाने के लिए दंगे करने लगते थे, जिसे फूड राइट्स कहते हैं। तो इस पूरे क्राइसिस के सेंटर में वही एक बात घूम रही थी, अमीर और गरीब के बीच का फर्क लगातार बढ़ रहा था। और यही बढ़ता हुआ फर्क एक बहुत बड़े गुस्से को जन्म दे रहा था। तो अब सवाल ये उठता है, एक ऐसा देश जहां इतनी भूखमरी हो, इतनी नाबराबरी हो, वहां आगे क्या होगा? यहीं से जमीन तैयार हो रही थी एक बहुत बड़े बदलाव के लिए, एक रेवोल्यूशन के लिए। तो सोचिए, 18th सेंचुरी फ्रांस एक समाज है जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसे हम थर्ड एस्टेट कहते हैं। पर इस एस्टेट के अंदर से ना एक नई ताकत, एक नई पार उभर रही थी। ये एक ऐसा सोशल ग्रुप था जो ना सिर्फ अमीर हो रहा था, बल्कि अपने साथ ऐसे आइडियाज ला रहा था जो फ्रांस का इतिहास, फ्रांस की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाले थे। अच्छा, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहले के विद्रोह इस बार से इतने अलग क्यों थे। फिर हम उन जोरदार आइडियाज को समझेंगे जिन्होंने एक नए समाज की नींव रखी, और ये भी देखेंगे कि ये आइडियाज आखिर एलीट सैलॉन से निकलकर आम सड़कों तक पहुंचे कैसे। इसके बाद हम एक रियल लाइफ स्टोरी से उस दौर की फ्रस्ट्रेशन को फील करेंगे, और आखिर में एक बाहरी इंसान की उस चेतावनी को सुनेंगे जिसने आने वाले तूफान को पहले ही देख लिया था। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्टॉप से, ओल्ड रिवोल्ट्स न्यू क्लास। देखो, फ्रांस में किसानों के, मजदूरों के विद्रोह पहले भी होते आए थे, तो फिर इस बार 18th सेंचुरी में ऐसा क्या अलग हो रहा था कि पूरा सिस्टम ही हिल गया? इसको ऐसे समझो, सदियों से किसान और मजदूर बढ़ते टैक्स और खाने की कमी के खिलाफ लड़ते आए थे। उनका गुस्सा बिल्कुल जायज था,
पर उनके पास एक चीज की कमी थी, एक क्लियर विजन की, एक प्लान की कि इस पूरे सिस्टम को उखाड़कर नया सिस्टम लाएं तो कैसा लाएं। पर अब 18वीं सेंचुरी में सीन बिल्कुल बदल चुका था। थर्ड एस्टेट के अंदर से ही एक नया ग्रुप सामने आया था, द मिडिल क्लास। ये लोग सिर्फ गुस्से में नहीं थे, ये पढ़े लिखे थे, इनके पास पैसा था और सबसे इंपॉर्टेंट, इनके दिमाग में एक नए समाज का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था। तो आखिर ये मिडिल क्लास थी कौन? ये थे शहरों के नए लोग, सक्सेसफुल मर्चेंट्स, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स, वेल नोन लॉयर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इनके पास पैसा था जो उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से समुंदर पार ट्रेड करके कमाया था, ना कि उन्हें विरासत में मिला था। और यारों, यहीं से उनका सबसे पावरफुल, सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया पैदा हुआ। उनका साफ साफ कहना था, समाज में किसी की पोजीशन इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है। बिल्कुल नहीं, पोजीशन मिलनी चाहिए मेरिट से, काबिलियत से। यह सुनने में छोटी सी बात लगती है, पर उस वक्त यह एक धमाका था। तो और मिडिल क्लास के पास पैसा था, एजुकेशन थी और एक नया कॉन्फिडेंस भी। पर उनके पास एक और चीज थी जो उस दौर के राजा और नवाबों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुई, और वो थे नए आइडियाज। और ये आइडियाज उनके अपने नहीं थे, ये आ रहे थे उस दौर के सबसे बड़े थिंकर्स और फिलोसोफर्स से। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले आए जॉन लॉक। सदियों से यह माना जाता था कि राजा को राज करने का अधिकार, द डिवाइन राइट, सीधे भगवान से मिलता है, उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता था। लेकिन लॉक ने अपनी किताब टू ट्रीटीजेस ऑफ गवर्नमेंट में इस पूरी सोच की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने साफ साफ कहा, नहीं, राजा को रूल करने की पावर भगवान से नहीं मिलती। ये उस वक्त के सिस्टम की बुनियाद पर एक सीधा हमला था। इसी आइडिया को एक कदम और आगे ले गए जॉन जैक रूसो। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर पावर लोगों से आती है तो सरकार भी लोगों और उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, एक तरह की डील। मतलब सरकार लोगों की मर्जी से बनेगी और लोगों के लिए काम करेगी। राजा की मनमानी का अब कोई मतलब नहीं रह गया था। फिर आए मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने एक बहुत जरूरी सवाल उठाया। ठीक है, मान लिया पावर लोगों के पास है, लेकिन इस पावर को आगे चलकर कोई अब्यूज ना करे, इससे कैसे रोका जाए? उनका सोल्यूशन था, पावर को बांट दो। उन्होंने डिवीजन ऑफ पावर का मॉडल दिया। लेजिस्लेटिव जो कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव जो उन्हें लागू करेगी, और जुडिशरी जो उनकी रक्षा करेगी। इससे पावर किसी एक इंसान या ग्रुप के हाथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी। सिंपल और ब्रिलियंट। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। समुंदर के उस पार अमेरिका में ये आइडियाज हकीकत बन चुके थे। जब 13 अमेरिकन कॉलोनीज ने ब्रिटेन से आजादी हासिल की तो उन्होंने ऐसी ही एक सरकार बनाई। उनका कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हर सिटीजन को इंडिविजुअल राइट्स की गारंटी दी गई थी, फ्रांस के इन पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए एक जीता जागता सबूत बन गया कि हाँ, एक बेहतर सिस्टम मुमकिन है। इट कैन एक्चुअली वर्क। तो अब फ्रांस में आग लगने के लिए सब कुछ मौजूद था। एक बेचैन मिडिल क्लास, उनके पास आग जैसे नए आइडियाज, और अमेरिका का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल भी। लेकिन सवाल यह था कि ये आइडियाज आखिर फिलोसोफर्स की भारी भरकम किताबों से निकलकर आम आदमी तक, गलियों और सड़कों तक पहुंचे कैसे? चलिए पता करते हैं। ये आइडियाज जैसे हवा में घुल गए थे। पेरिस के फैंसी सैलून्स और कॉफी हाउसेस में इन पर गर्मा गर्म बहस होती थी। किताबों और अखबारों के जरिए ये पूरे देश में तेजी से फैल गए। यहां तक कि जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उनके लिए चौराहों पर लोग इनको जोर जोर से पढ़कर सुनाते थे। और जब इस गर्म माहौल में यह खबर आई कि राजा लुई 16 अपने खर्चे पूरे करने के लिए जनता पर और नए टैक्स लगाने वाले हैं, बस इन आइडियाज ने आग में घी का काम कर दिया। अब इन नंबर्स और आइडियाज से हटकर चलिए इस फ्रस्ट्रेशन को आम इंसान के लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। सुनते हैं एक ऐसे आदमी की कहानी जिसका टैलेंट उस दौर के सिस्टम ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। ये आवाज है जॉर्ज डेंटन की, जो आगे चलकर रेवोल्यूशन के एक बहुत बड़े नेता बने। उन्होंने लिखा था, इस सिस्टम ने हमें पढ़ाया लिखाया तो जरूर, लेकिन हमारी काबिलियत को इस्तेमाल करने का कोई मौका ही नहीं दिया। जरा सोचिए, डेंटन के पास एजुकेशन थी, उनके पास टैलेंट था, पर वो ना कोर्ट में कोई जॉब पा सकते थे, ना आर्मी में, ना ही चर्च में। पता है क्यों? सिर्फ एक वजह से, वो एक नोबल परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उनके पास जन्म से मिले प्रिविलेजेस नहीं थे। तो हमने देखा कि फ्रांस के अंदर क्या कुछ पक रहा था, क्या टेंशन थी। लेकिन कभी कभी घर के अंदर की हालत बाहर से देखने वाले को ज्यादा साफ नजर आती है ना? और बिल्कुल यही हुआ एक इंग्लिश ट्रैवलर के साथ, जिसने आने वाले इस तूफान को पहले ही देख लिया था। आर्थर यंग नाम के एक इंग्लिश आदमी रेवोल्यूशन से ठीक पहले 1787 से 1789 तक फ्रांस के गांव और शहरों में घूम रहे थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा जो कुछ वो अपनी आंखों से देख रहे थे, और उनकी एक बात आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने लिखा,
जो इंसान बदसलूकी झेल रहे गुलामों से अपनी सेवा करवाता है, उसे ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वो अपनी दौलत और अपनी जिंदगी दोनों को एक बहुत बड़े खतरे में डाल रहा है। एक पल के लिए सोचिए, जब आर्थर यंग ये लिख रहे हैं तो उनका असल मतलब क्या है? वो क्या चेतावनी दे रहे हैं? वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? चलिए इस वार्निंग को डीकोड करते हैं। जब यंग स्लेव्स यानी गुलाम कहते हैं तो उनका मतलब फ्रांस के उन करोड़ों आम लोगों से है, उस थर्ड स्टेट से जिन पर जुल्म हो रहा था। उनका निशाना साफ तौर पर उस नोबिलिटी पर है जो इन लोगों का शोषण करके उन्हें एक्सप्लॉइट करके ऐश कर रही थी। और इसमें छिपा खतरा, यंग साफ साफ वार्निंग दे रहे थे कि इतना जुल्म, इतना अत्याचार हमेशा दबा नहीं रह सकता। ये एक दिन एक भयानक हिंसक विद्रोह के रूप में फटेगा। उनका कोर मैसेज बिल्कुल साफ था, अपने लोगों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करो, वरना तुम अपनी दौलत, अपने महल और शायद अपनी जान भी सब कुछ खो दोगे। और ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी, ये एक ऐसी चेतावनी थी जो बहुत जल्द एक खूनी हकीकत बनने वाली थी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के उस अहम मोड़ से जहां से सब कुछ बदल गया, यानी नेशनल असेंबली का बनना। आखिर ये सब हुआ कैसे? लेट्स फाइंड आउट। तो देखिए, कहानी शुरू होती है किंग लुई 16 से। फ्रांस का खजाना आप समझ लीजिए बिल्कुल खाली हो चुका था और राजा को पैसों की सख्त जरूरत थी। अब एक ही रास्ता था, टैक्सेस बढ़ाना। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम था, वो ये फैसला अकेले नहीं ले सकते थे। इसके लिए उन्हें बुलानी पड़ी स्टेट्स जनरल की मीटिंग। और पता है, ये कोई आम मीटिंग नहीं थी, ये पूरे 1775 साल बाद 5 मई 1789 को हो रही थी। सोच के देखिए, ये एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। ज़ारा वर्सेस के उस शानदार हॉल का सीन इमेजिन कीजिए। एक तरफ फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आमने सामने आराम से कुर्सी पर बैठे हैं, और दूसरी तरफ थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स, उन्हें पीछे खड़ा कर दिया गया था। तो भेदभाव तो मीटिंग शुरू होने से पहले ही साफ दिख रहा था। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब वोटिंग के सिस्टम पर बात आई, और यही वो चिंगारी थी जिसने आगे जाकर आग लगा दी। देखिए, जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था वो था 1 स्टेट 1 वोट, मतलब क्लर्जी का एक वोट, नोबिलिटी का एक वोट और बाकी पूरी जनता का भी सिर्फ एक वोट। इससे हमेशा फर्स्ट 2 स्टेट्स मिलकर जीत जाते। लेकिन इस बार थर्ड स्टेट ने एक नया डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सामने रखा, 1 मेंबर 1 वोट, यानी हर रिप्रेजेंटेटिव का अपना एक वोट होना चाहिए। और राजा ने उन्होंने इस प्रपोजल को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया। बस फिर क्या था, थर्ड स्टेट के मेंबर्स गुस्से में प्रोटेस्ट करते हुए असेंबली छोड़कर बाहर निकल गए। उन्होंने कह दिया, बस अब और अन्याय नहीं सहेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक गुस्से में किया गया वॉकआउट नहीं था, ये तो आम लोगों के हाथ में पावर आने की शुरुआत थी। एक नई ताकत का उदय हो रहा था। तो 20 जून को ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जब लौटे तो उन्होंने देखा कि असेंबली हॉल तो बंद है, लेकिन उनके इरादे बंद नहीं हुए। वो पास में ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए और वहां उन्होंने एक हिस्टोरिक फैसला लिया। उन्होंने कहा, अब हम सिर्फ थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, हम पूरे फ्रेंच नेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। ये इन अ वे फ्रांस की पहली रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी जो सीधा राजा को चैलेंज कर रही थी। और उसी टेनिस कोर्ट में उन्होंने वो मशहूर शपथ ली जिसे हम आज टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जानते हैं। कसम ये थी कि हम तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन न बना ले जो राजा की पावर्स को लिमिट करेगा। इस पावरफुल मोमेंट को आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं जिसे पेंटर जाक लुई डेविड ने बनाया था। देखिए लोगों का जोश, उनकी यूनिट। इस नई नेशनल असेंबली को 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग लीड कर रहे थे। एक थे मिराबो। अब आते तो वो एक नोबल फैमिली से थे, लेकिन फ्यूडल प्रिविलेजेस यानी जागीरदारी विशेषाधिकारों के सख्त खिलाफ थे। और दूसरे थे एबे सीएस, जो एक प्रीस्ट थे और उन्होंने व्हाट इज द थर्ड स्टेट नाम का एक बहुत ही पावरफुल पैम्पलेट लिखा था। तो एक तरफ वर्साई में नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी, पर दूसरी तरफ पूरे फ्रांस में, स्पेशली पेरिस में, माहौल बिल्कुल गर्म था। जनता का गुस्सा उबाल मार रहा था। इस गुस्से की कई वजह थी। एक तो भयानक सर्दी से फसल बर्बाद हो गई थी। रोटी, जो आम आदमी का खाना थी, उसकी कीमत आसमान छू रही थी। ऊपर से बेकर्स ने सप्लाईज जमा करना शुरू कर दिया। गुस्से में आई औरतों ने बेकरी की दुकानों पर धावा बोल दिया और इस आग में घी का काम किया राजा के उस ऑर्डर ने जिसमें उन्होंने सेना को पेरिस में मूव करने को कहा था। और फिर आया वो दिन 14 जुलाई,
गुस्से से भरी एक भीड़ ने राजा के अत्याचार का सिंबल बास्टील के किले पर हमला किया और उसे मिट्टी में मिला दिया। ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आज भी 14 जुलाई फ्रांस का नेशनल डे होता है। ये आग सिर्फ पेरिस तक ही नहीं रुकी। गांव में एक अजीब अफवाह फैल गई जिसे हिस्ट्री में ग्रेट फियर कहा जाता है। अफवाह ये थी कि जमींदारों ने फसल बर्बाद करने के लिए गुंडे बुलाए हैं और ये डर एक गांव से दूसरे गांव में हवा की तरह फैल गया। इस डर के मारे किसानों ने कुल्हाड़ी और बर्छे उठाए और शॉटोज पर हमला कर दिया। शॉटो का मतलब था जमींदारों के बड़े बड़े महल। उन्होंने वहां अनाज लूट लिया और सबसे इंपॉर्टेंट, जमीन के टैक्स से जुड़े सारे के सारे रिकॉर्ड्स जला दिए ताकि उस गुलामी का कोई निशान ही ना बचे। तो जैसा अभी हमने बात की, शैटो का मतलब है राजा या किसी नोबलमैन का महल या किला। उस वक्त ये पावर और एक्सप्लॉयटेशन का एक बड़ा सिंबल बन गए थे। और मैनर का मतलब था उस जमींदार की पूरी जागीर, जिसमें उसकी जमीन, उसकी हवेली, सब कुछ आ जाता था। अपनी जनता की इस बगावत को देखते हुए आखिरकार राजा लुई 16 को घुटने टेकने ही पड़े। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनकी मनमानी नहीं चलने वाली। राजा ने नेशनल असेंबली को फाइनली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया और उन्होंने ये भी मान लिया कि अब उनकी पावर्स पर कॉन्स्टिट्यूशन का यानी संविधान का कंट्रोल होगा। ये रेवोल्यूशन की एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। फिर 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने एक के बाद एक क्रांतिकारी फैसले लिए। फ्यूडल सिस्टम खत्म, सारे एक्स्ट्रा टैक्सेस खत्म, क्लर्जी के स्पेशल प्रिविलेजेस खत्म, चर्च जो टाइथ टैक्स लेता था वो भी बंद कर दिया गया और उसकी सारी जमीन जब्त कर ली गई। सिर्फ एक कदम से सरकार के पास लगभग 2 बिलियन लीव्स की संपत्ति आ गई। आपको बता दूं, लीव्स उस वक्त की फ्रेंच करेंसी थी, तो इससे देश की जो आर्थिक हालत खराब थी उसे संभालने में काफी मदद मिली। तो चलिए इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को इस टाइमलाइन से एकदम फटाफट समझते हैं। 1774 में लुई 16 राजा बने। फिर 1789 में एस्टेट्स जनरल की मीटिंग से रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जिससे नेशनल असेंबली बनी और बास्तील पर हमला हुआ। 1791 तक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार था, जिसने राजा की पावर कम कर दी। आगे चलकर 1792-93 में फ्रांस एक रिपब्लिक बना और राजा को सजाए मौत दी गई। और फिर 1804 में एंट्री होती है नेपोलियन की, जो सम्राट बना। तो एक आखिरी सवाल, सोचिए, अगर फेयर वोटिंग की एक सिंपल सी मांग एक ऐसी क्रांति ला सकती है जिसने पूरी दुनिया बदल दी, तो आज की हमारी कौन सी छोटी मांग कल की दुनिया बदलने की ताकत रखती है? कि कैसे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। तो इस सफर में हम क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले 1791 के नए कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। फिर इससे जो नया पॉलिटिकल सिस्टम बना उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स के बीच के फर्क को जानेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स पर नजर डालेंगे और आखिर में इक्वालिटी यानी बराबरी पर एक बड़ा सवाल उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं था। ये एक ऐसा तूफान था जिसने राजा की अनलिमिटेड पावर यानी एब्सोल्यूट मोनार्की की नींव हिला दी। ये एक नए दौर की शुरुआत थी। और इस तूफान का मेन मकसद, बिल्कुल साफ साफ आसान शब्दों में कहें तो, राजा की शक्तियों पर लगाम कसना। नेशनल असेंबली का गोल ये था कि आगे से कभी भी कोई एक इंसान सबसे पावरफुल ना बन पाए। तो इस नए सिस्टम को नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि राजा अब भी हेड ऑफ स्टेट तो था, पर अब वो एक लिखे हुए संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बंधा हुआ था। पहले वो कानून से ऊपर था, अब वो कानून के नीचे आ गया। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने राजा की पावर को कम किया कैसे? तो इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया यूज किया गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का बंटवारा। और यही था इसका गेम चेंजिंग आइडिया। पावर को किसी एक जगह इकट्ठा नहीं होने दिया, उसे 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट हिस्सों में बांट दिया गया। लेजिस्लेचर, जिसका काम था कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव, जिसका काम था उन्हें लागू करना, और जुडिशरी, जिसका काम था न्याय करना। अच्छा, अब इस नई सिस्टम को बेहतर समझने के लिए आइए इस डायग्राम को देखते हैं। ये फिगर 7 जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, पूरी कहानी को साफ कर देगा। तो देखिए, आखिर पावर आती कहां से थी? ये शुरू होती थी एक्टिव सिटीजन्स से। हाँ, ये एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, इस पर हम आगे आएंगे। ये लोग वोट देकर इलेक्टर्स का एक ग्रुप चुनते थे। फिर ये इलेक्टर्स आगे वोट देकर नेशनल असेंबली यानी कानून बनाने वालों को चुनते थे।
और आखिर में यही असेंबली राजा और उसके मिनिस्टर्स यानी एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखती थी। इतना ही नहीं, जुडिशरी यानी जजेस को भी यही एक्टिव सिटीजन्स वोट करके चुनते थे। मैंने अभी एक्टिव सिटीजन्स की बात की थी, है ना? तो यही है इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सवाल ये है कि क्या फ्रांस में हर किसी को वोट देने का हक मिला? तो इसका सीधा साधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल इस नई संविधान ने फ्रांस के लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया। और ये था वो डिवीजन। एक तरफ थे एक्टिव सिटीजन्स, ये वो मर्द थे जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा थी और जो एक खास अमाउंट में टैक्स भरते थे। सिर्फ इन्हें ही वोट देने का अधिकार था। और दूसरी तरफ थे पैसिव सिटीजन्स, जिसमें सभी महिलाएं और बाकी बचे हुए मर्द आते थे। इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो एक्टिव सिटीजन बनने के लिए कितना टैक्स देना पड़ता था? आपको कम से कम एक मजदूर की 3 दिन की पूरी कमाई के बराबर टैक्स चुकाना पड़ता था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको पावर के और पास जाना था, यानी इलेक्टोर या नेशनल असेंबली का मेंबर बनना था, तो शर्त और भी सख्त थी। आपका टैक्स पेयर्स के सबसे ऊपर वाले ग्रुप में होना जरूरी था। पर इस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ सरकार कैसे चलेगी ये नहीं लिखा था। इसकी शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल डॉक्यूमेंट से हुई जिसका नाम था द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब इस फिगर को देखिए, ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, इसके सिंबल्स में बहुत गहरा मतलब छुपा है। राइट में जो फिगर है वो फ्रांस को रिप्रेजेंट करती है और लेफ्ट वाली फिगर लॉ यानी कानून का प्रतीक है। और इस डिक्लेरेशन ने हर सिटीजन को कुछ नेचुरल एंड इनएलियनेबल राइट्स दिए, यानी ऐसे अधिकार जो उनसे कोई छीन नहीं सकता, जैसे जीने का अधिकार, बोलने की आज़ादी, अपने विचार रखने की आज़ादी और कानून के सामने सबकी बराबरी। ये वो राइट्स थे जो आपको इसलिए मिले क्योंकि आप इंसान हैं, बस। इतना सब सुनने के बाद तो लगता है सब ऑल इज वेल है ना? आज़ादी, बराबरी। लेकिन आइए इस पर थोड़ा क्रिटिकली सोचते हैं। क्या ये नया सिस्टम सच में सबके लिए बराबर था? उस दौर के एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे जीन पॉल मराद। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी। उनका कहना था कि लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम अब अमीर लोगों को दे दिया गया है। मतलब साफ था, उनके हिसाब से दौलत ही अब तय कर रही थी कि कानून कैसा होगा। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आते हैं। एक तरफ इतने बड़े बड़े राइट्स का वादा और दूसरी तरफ देश के गरीबों और सभी महिलाओं को वोट तक का हक नहीं। तो आप ही बताइए, जो कुछ हमने अभी देखा उसके बेसिस पर क्या 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने सच में सभी सिटीजन्स को पॉलिटिकल पावर दी थी? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इस्तेमाल किए गए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिंबल्स को समझेंगे। तो सोचिए जरा, अगर आपको लिबर्टी यानी आजादी जैसे बड़े बड़े आइडियाज आम लोगों तक पहुंचाने हैं, पर एक दिक्कत है, ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना जानते ही नहीं। ऐसा ही कुछ था 18th सेंचुरी फ्रांस में। तो रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया? उन्होंने सोचा चलो सिंपल इमेजेस और सिंबल्स का यूज करते हैं ताकि हर कोई, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, इन इंपॉर्टेंट आइडियाज को आसानी से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके इन सिंबल्स को डीकोड करते हैं और उनका मतलब समझते हैं। सबसे पहला सिंबल देखते हैं। ये है द ब्रोकन चेन, मतलब टूटी हुई जंजीर। अब देखिए, जंजीरों से क्या करते थे? गुलामों को बांधा जाता था, राइट? तो जब वो जंजीर टूट जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? आजादी। बिल्कुल, ये सिंबल बन गया गुलामी से मुक्त होने का, आजाद होने का। फ्रीडम का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल था। अब इस पर आते हैं, द बंडल ऑफ रॉड्स। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। एक अकेली लकड़ी को आप आराम से तोड़ सकते हैं, पर क्या आप पूरे बंडल को तोड़ सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। तो ये सिंबल साफ साफ कहता है स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, एकता में ही शक्ति है। ये वाला सिंबल काफी इंटरेस्टिंग है। द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। इसमें जो आंख है ना, वो सिंबल है नॉलेज का, यानी ज्ञान का, और उससे जो रोशनी निकल रही है वो अंधेरे को, यानी इग्नोरेंस के बादलों को दूर भगा रही है। मतलब ज्ञान से ही अज्ञानता का अंधेरा मिटता है। और ये है सेप्टर। हिंदी में इसे राजदंड भी कहते हैं। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये सिंबल था रॉयल पावर का, यानी राजा की शक्ति का। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट सिंबल्स को भी देखते हैं। ये देखिए, एक सांप है जो अपनी ही पूंछ को काट रहा है। इससे क्या बन गया? एक रिंग। अब इस रिंग का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है या कोई एंड? नहीं, इसीलिए ये सिंबल है इटर्निटी का, अनंत काल का, जो कभी खत्म ना हो।
अच्छा, इसे कहते हैं रेड फ्रिजियन कैप। ये एक खास टोपी थी। पता है कौन पहनता था? एक गुलाम जब वो आजाद हो जाता था तो ये भी लिबरेशन का, आजादी का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई। ब्लू, व्हाइट, रेड, ये 3 रंग आगे चलकर फ्रांस के नेशनल कलर्स बन गए। ये रंग सिर्फ रंग नहीं थे, ये पूरे देश का, पूरे नेशन का सिंबल बन गए। अब ये है द विंग्ड वुमन। एक बात साफ कर दूं, ये कोई असली औरत नहीं है, ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ है। मतलब इसने कानून के आइडिया को, लॉ के कॉन्सेप्ट को एक इंसानी रूप दिया है। और आखिर में हमारे पास है द लॉ टैबलेट। ये सिंबल इस बात को बताता है कि कानून सबके लिए एक है, बराबर है। कानून के सामने सारे सिटीजन्स इक्वल हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो ये थे द फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ मेन पॉलिटिकल सिंबल्स। देखा आपने कैसे इन सिंपल सी चीजों ने इतने बड़े बड़े आइडियाज को आम लोगों तक पहुंचाया। अब जबकि हमने इनका मतलब सीख लिया है तो क्यों ना अपनी नॉलेज को थोड़ा टेस्ट किया जाए। चलिए आपकी टेक्स्ट बुक से कुछ सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल, हमें उन सिंबल्स को पहचानना है जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के लिए स्टैंड करते हैं। याद रखिए, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज थे। तो सोचिए कौन से सिंबल्स थे इनके लिए। तो चलिए इस टेबल को आराम से समझते हैं। पहला कोर वैल्यू है लिबर्टी यानी आजादी। इसके लिए कौन से सिंबल्स हैं? एक तो है द ब्रोकन चेन और दूसरा याद है द रेड फ्रिजियन कैप, राइट। अब आते हैं इक्वालिटी यानी सबके लिए बराबरी पर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं द लॉ टैबलेट और द विंग्ड वुमन, क्योंकि दोनों ही कानून की बराबरी की बात करते हैं। और आखिर में फ्रेटर्निटी, जिसका सीधा सा मतलब है भाईचारा या यूनिटी। इसके लिए तो एक ही सिंबल है, द बंडल ऑफ रॉड्स, स्ट्रेंथ इन यूनिटी, राइट। ओके, अगला सवाल डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स की पेंटिंग के बारे में है। इस पेंटिंग में जो सिंबल्स हैं उनका क्या मतलब निकलता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको द लॉ टैबलेट और द विंग्ड वुमन दिखेंगी। इसका मतलब साफ है, ये राइट्स सबके लिए बराबर हैं। और ऊपर दी आई ऑफ नॉलेज भी है, जो ये बताता है कि ये सारे राइट्स रीजन पर, ज्ञान पर बेस्ड हैं, अज्ञानता को हटा कर लाए गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स आपस में कंसिस्टेंट थे? मतलब क्या वो एक ही बात कह रहे थे? इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। छोटा सा हिंट देती हूँ, डिक्लेरेशन ने तो सभी सिटीजन्स के लिए इक्वालिटी की बात की थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने वोटिंग राइट्स सिर्फ उन लोगों को दिए जो ज्यादा टैक्स पे करते थे। तो अब आप ही सोचिए, क्या ये कंसिस्टेंट हुआ? क्वेश्चन नंबर 4, 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रेंच सोसाइटी के किस ग्रुप को फायदा हुआ और कौन नाखुश था? इसके जवाब के लिए एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स के कॉन्सेप्ट को याद कीजिए। एक्टिव सिटीजन्स जो अमीर थे और टैक्स देते थे, उन्हें तो फायदा हुआ, पर पैसिव सिटीजन्स यानी गरीब लोग और सभी औरतें, उन्हें तो कोई राइट्स ही नहीं मिले, तो वो जरूर नाखुश हुए होंगे। और ये रहा 5वां सवाल। जरा इमेजिन कीजिए कि फ्रांस में हो रहे इन इवेंट्स का असर पड़ोसी देशों पर क्या हुआ होगा, जैसे प्रशिया या ऑस्ट्रिया हंगरी। वहां के जो राजा थे वो तो जरूर डर गए होंगे कि उनके यहाँ भी ऐसा ना हो जाए, लेकिन वहां के जो आम लोग थे, किसान थे, वो शायद इंस्पायर हुए होंगे आजादी के लिए। तो अलग अलग लोगों ने इस खबर पर बिल्कुल अलग अलग रिएक्ट किया होगा। और अब एक आखिरी सवाल, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जैसे उस जमाने में इन सिंबल्स में इतनी ताकत थी, क्या आज की दुनिया में भी ऐसे ही कोई पावरफुल मॉडर्न सिंबल्स हैं? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। फ्रांस, एक ऐसा देश जो अपनी शानदार मोनार्की के लिए जाना जाता था, वो अचानक एक रिपब्लिक कैसे बन गया? आइए इस कमाल की कहानी को इस एक्सप्लेनर में आसानी से समझते हैं। देखिए, हर बड़े बदलाव की शुरुआत ना छोटी छोटी चिंगारियों से होती है। फ्रांस में ये चिंगारी थी राजा और उसके लोगों के बीच बढ़ता हुआ ट्रस्ट डेफिसिट, एक अविश्वास जिसने आगे जाकर पूरे देश को जंग की आग में झोंक दिया। जरा सोचिए, आपका राजा सबके सामने एक नए संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करता है, देश से शांति का वादा करता है, लेकिन पर्दे के पीछे वही राजा पड़ोसी देश प्रशिया के राजा से आपके ही खिलाफ साजिश रच रहा है। बस यही किया किंग लुई 16 ने, और इस एक धोखे ने आग में घी डालने का काम किया। राजा के इस धोखे के बाद नेशनल असेंबली ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, अब बस। अप्रैल 1792 में उन्होंने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और फिर जो हुआ ना, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। हजारों आम लोग वॉलंटियर्स बनकर सेना में शामिल होने लगे।
उनके लिए ये फ्रांस की लड़ाई नहीं थी, ये तो पूरे यूरोप के तानाशाह राजाओं के खिलाफ आम आदमी की आजादी की जंग बन गई थी। जब हजारों लोग एक साथ एक मकसद के लिए लड़ते हैं तो उन्हें एक आवाज मिल जाती है। फ्रांस में वो आवाज बना एक गीत, मार्सेलेज। इमेजिन कीजिए, मार्सेल शहर से आए वॉलंटियर्स पेरिस की सड़कों पर जोश के साथ ये गीत गाते हुए मार्च कर रहे हैं। उनका जुनून, उनकी हिम्मत, सब कुछ इस गीत में समा गया था। और वही गीत आज फ्रांस की पहचान है, उनका नेशनल एंथम। तुन जंग ने लोगों को एक तो कर दिया था, लेकिन इस रेवोल्यूशन को, इस क्रांति को एक दिशा देने के लिए एक नई लीडरशिप की जरूरत थी। और बस यहीं पर एंट्री होती है एक नई और बहुत पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स की, द जैकोबिन्स। देखिए, जैकोबिन क्लब कोई अमीर लोगों की पार्टी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये वो जगह थी जहां शहर के छोटे दुकानदार, घड़ी ठीक करने वाले और मजदूर यानी बिल्कुल आम लोग इकट्ठे होकर सरकार की पॉलिसीज पर बहस किया करते थे। और इन सबको लीड करा रहा था एक आदमी जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। लेकिन जैकोबिन्स सिर्फ बातों से क्रांति नहीं लाना चाहते थे, उन्होंने अपनी पहचान से रेवोल्यूशन लाने का सोचा। उनका प्लान बहुत सिंपल था, अमीर लोगों से बिल्कुल अलग दिखना, ताकि सबको ये साफ साफ पता चले कि अब पावर आम आदमी के हाथ में है। तो उनका हथियार क्या था पता है? कपड़े। हाँ, उनके कपड़े। यहां देखिए, एक तरफ है नोबल्स जो ये फैंसी घुटनों तक की ब्रीचेस पहनते थे जिसे क्यूलॉट्स कहते थे, और दूसरी तरफ थे जैकोबिन्स जिन्होंने आम मजदूरों जैसे लंबी धारीदार ट्राउजर्स पहनना शुरू कर दिया। ये सिर्फ फैशन नहीं था, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, एक विरोध था। और इसी वजह से उन्हें एक नया नाम मिला, सांस्कुलोट्स, जिसका सीधा सा मतलब है वो लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते। सोच के देखिए कितना पावरफुल मैसेज था। उन्होंने अमीरों के सिंबल को ही रिजेक्ट करके अपनी पहचान बना ली, ये दिखाने के लिए कि अब उनका टाइम खत्म हो चुका है। ट्राउजर्स के साथ साथ सन्स्कुलॉट मर्दों ने एक और चीज अपनाई, ये लाल टोपी। ये आजादी यानी लिबर्टी का सिंबल थी। लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी, इस आजादी के सिंबल को पहनने का हक औरतों को नहीं दिया गया था। तो साफ है कि रेवोल्यूशन अभी भी सबके लिए बराबर नहीं था। तब कपड़े बदल गए थे, एक नई पहचान बन गई थी। अब वक्त आ गया था असली एक्शन का। जैकोबिन्स ने एक ऐसा प्लान बनाया जो फ्रांस की किस्मत हमेशा के लिए लिखने वाला था और मोनार्की को उसकी नींव से हिलाने वाला था। तारीख थी 10 अगस्त 1792। पेरिस में हालात बेकाबू थे, खाना बहुत महंगा हो गया था, लोग भूखे थे और गुस्से में थे। इसी गुस्से को एक दिशा देकर जैकोबिन्स ने सीधा राजा के महल यानी पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज पर धावा बोल दिया। खून खराबा हुआ, राजा के गार्ड्स मारे गए और किंग को बंधक बना लिया गया। इस एक हमले के बाद सब कुछ बदल गया। असेंबली ने फौरन रॉयल फैमिली को जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। अब राजा तो जेल में था, तो देश कौन चलाएगा? इलेक्शंस हुए, लेकिन ये कोई आम इलेक्शंस नहीं थे। पहली बार फ्रांस में 21 साल से ऊपर के हर मर्द को वोट देने का हक मिला, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये आम आदमी की सबसे बड़ी जीत थी। इस स्लाइड पर देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से बदला। अगस्त में रॉयल फैमिली कैद हुई, सितंबर में नई असेंबली जिसका नाम रखा गया द कन्वेंशन चुनी गई, और फिर आई वो तारीख 21 सितंबर 1792। इतिहास का वो दिन जब कन्वेंशन ने फ्रांस से मोनार्की को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इसी के साथ फ्रांस बन गया एक रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी एक ऐसी सरकार जिसे लोग खुद चुनते हैं। अब देश का सबसे बड़ा नेता भी लोगों के वोट से चुना जाएगा। राजा रानी का वंश परंपरा वाला सिस्टम अब खत्म हो चुका था। रिपब्लिक तो बन गया, लेकिन वो राजा जो अब तक फ्रांस का मालिक था, लुई 16, उसका क्या हुआ? उसका अंजाम क्या हुआ? लुई 16 पर देशद्रोह यानी ट्रीजन का केस चलाया गया और सजा सुनाई गई, मौत। 21 जनवरी 1793 को हजारों लोगों के सामने उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। और इसके कुछ ही समय बाद क्वीन मरी एंटोइनेट का भी यही अंजाम हुआ। फ्रांस में एक युग का अंत हो चुका था। रेवोल्यूशन सिर्फ सड़कों पर नहीं होता, वो लोगों के दिलों और दिमाग में भी होता है, और इसकी झलक हमें उस दौर के आर्ट में भी साफ दिखती है। चलिए एक ऐसी ही खास पेंटिंग के जरिए आजादी के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ये पेंटिंग बहुत खास है क्योंकि इसे एक महिला आर्टिस्ट ननीन वोलैन ने बनाया है। और ये जो महिला आप पेंटिंग में देख रहे हैं, ये कोई आम औरत नहीं है। ये लिबर्टी यानी आजादी का प्रतीक है, एक एलेगरी,
मतलब इस पेंटिंग में आजादी के आइडिया को एक औरत के रूप में दिखाया गया है। इस पेंटिंग में हर चीज का एक गहरा मतलब है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, पॉलिटिकल सिंबल्स का एक खजाना है। ध्यान से देखिए, आपको इसमें दिखेगी एक टूटी हुई जंजीर, वो ही लाल टोपी, रॉड्स का एक बंडल जिसे फैसेस कहते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स का चार्टर और एक पिरामिड या ट्रायंगल। तो चलिए एक एक करके इन सिंबल्स का मतलब डिकोड करते हैं। सबसे पहले टूटी हुई जंजीर, इसका मतलब साफ है, गुलामी से आजादी। फिर आती है लाल टोपी, ये सिंबल है लिबर्टी का। अब ये देखिए, लकड़ियों का गट्ठा जिसे फासीज कहते हैं, ये दिखाता है कि एकता में ही ताकत है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। और वो कागज का चार्टर, वो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, जिसका मतलब है कानून सबके लिए बराबर है। और आखिर में वो पिरामिड या ट्रायंगल, ये सिंबल है इक्वालिटी का, यानी समानता। तो इन सब सिंबल से मिलकर क्या तस्वीर बनती है? यही कि आजादी कोई कमजोर या पैसिव चीज नहीं है। ये लिबर्टी की फिगर एक एक्टिव, एक पावरफुल सिंबल है। देखिए कैसे वो अपने हाथ में इंसानों के अधिकार का चार्टर थामे हुए है और दूसरे हाथ से लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही है। ये है नए आजाद फ्रांस की तस्वीर। तो फ्रांस एक रिपब्लिक बन चुका था, यानी लोगों द्वारा लोगों के लिए चलाई जाने वाली सरकार। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, तब क्या होता है जब लोग खुद आजादी के मतलब पर आपस में सहमत नहीं हो पाते? बात करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक ऐसे चैप्टर की जिसे सुनकर आज भी लोग कांप जाते हैं, द रेन ऑफ टेरर। चलिए देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले, आखिर ये रेन ऑफ टेरर था क्या? फिर इसको लागू करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए गए? इसके पीछे का विजन क्या था? और आखिर में इसका इतना भयानक अंत कैसे हुआ? तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, व्हाट वाज द रेन ऑफ टेरर? आसान शब्दों में कहें तो ये फ्रांस की हिस्ट्री का वो दौर था जब कंट्रोल और पनिशमेंट यानी नियंत्रण और सजा अपनी चरम सीमा पर थे। और जानते हैं, ये दौर ज्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ एक साल, 1793 से 1794 तक। लेकिन इस एक साल में इतना कुछ हुआ, इतना खून खराबा हुआ कि इसे आतंक का शासन यानी रेन ऑफ टेरर का नाम दे दिया गया। और इस पूरे आतंक के दौर के पीछे एक ही आदमी का हाथ था, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। उसकी पॉलिसी बिल्कुल साफ थी, सख्ती से कंट्रोल करो और कड़ी से कड़ी सजा दो, कोई बीच का रास्ता नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर रॉबस्पियर ने इतना कंट्रोल किया कैसे? उसके पास ऐसी क्या अस्त्र थे, क्या तरीके थे? चलिए अब उन्हीं टूल्स ऑफ द टेरर पर नजर डालते हैं। देखिए, रॉबस्पियर की नजरों में रिपब्लिक का दुश्मन कोई भी हो सकता था। अगर आप पुराने जमाने के नोबल हैं, दुश्मन। अगर आप चर्च के क्लर्जी हैं, दुश्मन। अगर आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो भी दुश्मन। अरे छोड़िए, अगर आप उसके खुद के तरीकों से सहमत नहीं हैं तो आप भी दुश्मन ही थे। और अगर आप पर एक बार दुश्मन होने का थप्पा लग गया ना, तो बस। प्रोसेस बहुत सिंपल और तेज था। पहले अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया जाता, फिर एक खास रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में आपका ट्रायल होता, और अगर वहां आप गिल्टी पाए गए तो सजा सिर्फ एक थी, मौत। और उस सजा को अंजाम देने का सबसे मशहूर जरिया था गिलिटीन। ये एक ऐसी मशीन थी जिसमें दो खंभों के बीच एक भारी तेज ब्लेड से इंसान का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। आयरनी तो ये है कि इसका नाम इसके इन्वेंटर डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसे एक कम दर्दनाक मौत देने के लिए बनाया था। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, रॉबस्पियर का मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था। इस सारी दहशत के पीछे उसके दिमाग में एक नए फ्रांस का सपना था, एक रिपब्लिक ऑफ इक्वालिटी, यानी एक ऐसा गणतंत्र जहां सब बराबर हों। और इस इक्वालिटी को लाने के लिए उसकी सरकार ने जबरदस्त इकोनॉमिक कंट्रोल लागू किए। हर चीज की कीमत और तनख्वाह की ऊपरी सीमा तय कर दी गई। मीट और ब्रेड राशन पर मिलने लगे। किसानों को मजबूर किया गया कि वो अपना अनाज सरकारी दाम पर ही बेचें। यहाँ तक कि महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई। ये कंट्रोल लोगों की थाली तक पहुंच गया था। सभी सिटीजन्स के लिए, चाहे अमीर हो या गरीब, एक ही तरह की रोटी खाना जरूरी कर दिया गया, जिसे कहते थे पैन d'égalité, यानी इक्वालिटी ब्रेड। ये होल व्हीट से बनती थी, मतलब अब सब बराबर खाएंगे। ये बराबरी सिर्फ खाने में नहीं बल्कि बोलचाल में भी लाई गई। मोन्स्योर यानी सर और मैडम यानी मैडम जैसे ट्रेडिशनल शब्दों को बंद कर दिया गया। अब सभी फ्रेंच मर्द सितुएन और सभी महिलाएं सितुएयन थे, यानी सिटीजन। इस रैडिकल बदलाव की आंधी लोगों के धर्म तक भी जा पहुंची।
पूरे देश में चर्चेज को बंद कर दिया गया, उनकी बिल्डिंग्स को या तो सेना के लिए बैरक्स बना दिया गया या फिर सरकारी दफ्तर। लेकिन आतंक की बुनियाद पर बनाई गई समानता की इमारत ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती थी। रॉबेस्पियर के तरीके इतने एक्सट्रीम हो गए कि आखिर में ये आतंक खुद को ही खा गया। रोबेस्पियर अपनी पॉलिसीज को इतनी शिद्दत से लागू कर रहा था कि अब उसके अपने ही सपोर्टर्स डरने लगे थे। वो भी कहने लगे कि भाई अब थोड़ा नरम पड़ो, थोड़ी मॉडरेशन दिखाओ। सबके मन में एक ही डर था, कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं। और फिर आखिरकार जुलाई 1794 में खेल पलट गया। एक कोर्ट ने रॉबेस्पियर को दोषी ठहराया, उसी दिन उसे अरेस्ट किया गया और अगले ही दिन उसे उसी गियोटीन पर भेज दिया गया जिसका इस्तेमाल उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए किया था। रोबेस्पियर हमेशा अपने काम को जस्टिफाई करता था। वो कहता था कि ये आज़ादी की जंग है, अत्याचार के खिलाफ। उसके लिए स्टेट फोर्स यानी सरकारी ताकत जरूरी थी आज़ादी के दुश्मनों को खत्म करने के लिए। लेकिन उसके ही एक साथी थे कमील डेसमोलेंस, जिनकी सोच बिल्कुल अलग थी। डेसमोलेंस के लिए आज़ादी का मतलब था खुशी, रीजन और इंसाफ। उनका मानना था कि आतंक से आज़ादी हासिल नहीं की जा सकती। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आज़ादी की रक्षा करते करते कब कोई स्टेट खुद अत्याचारी यानी टायरन बन जाती है? इस पर जरूर सोचिए। हम बात करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, लिबर्टी यानी आज़ादी। इस एक शब्द पर ना दो बिल्कुल अलग एकदम ऑपोजिट विचार थे। आप सोचिए, लिबर्टी या आज़ादी सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? एक बहुत ही सिंपल सा पॉजिटिव सा वर्ड लगता है, राइट? लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर इस एक शब्द ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया था। चलिए देखते हैं कैसे। तो आइए मिलते हैं हमारे पहले व्यू पॉइंट से। ये थे कैमिल डेसमोलेंस, एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट। इनके लिए आज़ादी का मतलब था खुशी, एक पॉजिटिव फोर्स। उनका मानना था कि असली लिबर्टी रीजन यानी समझदारी से आती है, ना कि जोर जबरदस्ती से। देखिए उन्होंने क्या कहा, लिबर्टी इज हैप्पीनेस, रीजन, इक्वालिटी, जस्टिस। कितनी पॉजिटिव डेफिनेशन है ना? और फिर वो उस टाइम के सबसे बड़े इशू पर आते हैं, गिलिटीन यानी आतंक से दुश्मनों को खत्म करना। वो सीधा सीधा सवाल करते हैं, तुम अपने सारे दुश्मनों को गिलिटीन से मार देना चाहते हो? क्या इससे ज्यादा सेंसलेस, इससे ज्यादा बेवकूफी भरी बात हो सकती है? एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट था ये उस दौर में। तो उनके कोर बिलीफ्स को अगर हम समझें तो बात सिंपल है। पहला, लिबर्टी एक अच्छी चीज है। दूसरा, ये रीजन और जस्टिस पर चलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वायलेंस वो काम नहीं करती। वायलेंस काउंटर प्रोडक्टिव है। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि अगर आप एक दुश्मन को मारोगे तो उसके 10 दोस्त और दुश्मन बन जाएंगे। सिंपल लॉजिक, राइट? ओके, तो ये तो थी एक साइड की कहानी। अब आते हैं दूसरी साइड पर, और यहां आते हैं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये उस वक्त के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक थे, और लिबर्टी को लेकर उनकी सोच डेसमोलेंस से एकदम 180 डिग्रीज अलग थी। उनका रास्ता था आतंक का। रॉबेस्पियर ने कहा, टेरर इज नथिंग बट जस्टिस, स्विफ्ट, सिवियर एंड इनफ्लेक्सिबल। सोच के देखिए, वो आतंक को ही न्याय बता रहे थे। ऐसा न्याय जो तेज हो, सख्त हो और बिल्कुल भी लचक न दिखाए। उनका लॉजिक ये था कि रिपब्लिक यानी नया फ्रांस खतरे में है, और आजादी के दुश्मनों को खत्म करने के लिए आतंक ही एकमात्र रास्ता है। इट वॉज फॉर हिम अ नेसेसरी ईव। तो इनकी कोर बिलीव्स क्या थी? सिंपल, लिबर्टी को बचाना है तो टिरेनी से लड़ना पड़ेगा, रिपब्लिक के दुश्मनों को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, उन्हें अनाइलेट करना पड़ेगा। और इसका टूल क्या होगा? टेरर। उनके लिए टेरर ही जस्टिस था। और जस्टिस कैसा होना चाहिए? तेज और सख्त। तो चलिए इन दोनों व्यूज को साइड बाय साइड रखते हैं। डेसमोलेंस के लिए आजादी ही न्याय है, लेकिन रॉबेस्पियर के लिए आतंक ही न्याय है। डेसमोलेंस कहते हैं दुश्मनों को मारना एक सेंसलेस काम है, वहीं रॉबेस्पियर कहते हैं नहीं, ये जरूरी है। एक तरफ डेसमोलेंस का कहना है कि वायलेंस से और दुश्मन पैदा होते हैं, और दूसरी तरफ रॉबेस्पियर का मानना है कि टेरर से ही देश, फादरलैंड बचेगा। देख रहे हैं आप, एकदम ऑपोजिट सोच। तो इन दोनों सोच की टक्कर में जीता कौन? वेल, 1794 में उसी रेन ऑफ टेरर के दौरान जिसे रॉबेस्पियर डिफेंड कर रहे थे, कमील डेसमोलेंस को एग्जीक्यूट कर दिया गया। उन्हें भी गिलियोटीन पर चढ़ा दिया गया। ये एक बहुत ही ट्रैजिक एंड था, और इससे साफ हो गया था कि उस वक्त कौन सा आइडिया पावर में था। लेकिन गवर्नमेंट लोगों को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ डर का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। उनके पास एक और तरीका था, लोगों का दिल जीतने का, उनकी लॉयल्टी हासिल करने का। और ये तरीका था ग्रैंड पब्लिक फेस्टिवल्स का।
एक ऐसा स्पेक्टिकल जिसमें रेवोल्यूशन को एक जश्न की तरह दिखाया जाता था। ये देखिए, इस तरह के बड़े बड़े फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे। मकसद क्या था? लोगों को एक साथ लाना, उनके अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी, एक हम सब एक हैं की फीलिंग पैदा करना, और ऑफ कोर्स उन्हें नए रिपब्लिक के लिए लॉयल बनाना। अब इन फेस्टिवल्स में सिंबल्स का बहुत बड़ा रोल था। आपको क्लासिकल कॉलम्स दिखेंगे, ऐसी इमेजरी जो पुराने ग्रीस और रोम की याद दिलाए। ऐसा क्यों? ताकि लोगों को लगे कि जो नया फ्रांस बन रहा है वो भी उन महान सिविलाइजेशंस जितना ग्लोरियस है। और एक छोटी सी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल, ये सारे स्ट्रक्चर्स ऐसी चीजों से बनाए जाते थे जो परमानेंट ना हो, ताकि इन्हें आसानी से हटाया भी जा सके। और सिर्फ बिल्डिंग्स पर ही नहीं, लोगों पर भी ध्यान दीजिए। देखिए कैसे उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया है, अलग अलग ग्रुप्स में। सबने यूनिफॉर्म पहना है, हर चीज एकदम प्लान लग रही है। ये सब क्या दिखा रहा है? ऑर्डर, यूनिटी। ये रिपब्लिक के लिए लॉयल्टी का एक लाइव परफॉर्मेंस था। तो ये जो पूरा स्पेक्टिकल था, इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा क्या होता है? ये वो टूल है जिसे गवर्नमेंट्स यूज करती हैं पब्लिक की सोच को एक दिशा देने के लिए, उनकी लॉयल्टी जीतने के लिए। तो ये फेस्टिवल्स, ये सिंबल्स, ये सब उसी प्रोपेगेंडा का पार्ट थे। ये ना तो सिर्फ रीजन था और ना ही सिर्फ टेरर, ये एक अलग ही रास्ता। तो इतनी सब बातों के बाद हम घूमकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आखिर सच्ची आजादी, ट्रू लिबर्टी है क्या? ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उस वक्त था, और इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। क्या एक आजाद, एक इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल, आतंक का इस्तेमाल जस्टिफाई किया जा सकता है? इस सवाल पर जरूर सोचना। तो जैकोबिन गवर्नमेंट के गिरने के बाद फ्रांस में क्या हुआ? इस दौरान एक बिल्कुल नया सिस्टम सामने आया, द डायरेक्टरी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह नया सिस्टम पहले वाले से अलग कैसे था। देखिए, जैकोबिन गवर्नमेंट में सारी पावर एक वन मैन एग्जीक्यूटिव के हाथ में थी। आप रॉबस्पेयर के बारे में सोच सकते हैं। डायरेक्टरी ने इसको बिल्कुल उलट दिया और पावर को एक 5 मैन एग्जीक्यूटिव यानी 5 लोगों के बीच बांट दिया। रीजन बहुत सिंपल था, यह सुनिश्चित करना कि पावर फिर कभी किसी एक इंसान के हाथ में ना आ। तो अब कंट्रोल किसके हाथ में था? जब जैकोबिन्स चले गए तो जो अमीर मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये फ्रेंच पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब पावर रेवोल्यूशन के रेडिकल फेज से दूर जा रही थी। इस नए रूलिंग क्लास ने जल्दी से देश के लिए नए नियम बनाए। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लाया गया जिसने फ्रेंच गवर्नमेंट के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल कर रख दिया। तो आखिर ये नया सिस्टम काम कैसे करता था? चलिए इसको आसानी से समझते हैं। पहला, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनसे वोट करने का अधिकार छीन लिया गया। दूसरा, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गईं। तीसरा, इन्हीं काउंसिल्स की जिम्मेदारी थी डायरेक्टरी को अपॉइंट करना। और आखिर में वो डायरेक्टरी 5 मेंबर्स से बनी थी जिनका काम देश को चलाना था। तो आसान शब्दों में कहें तो डायरेक्टरी क्या थी? ये बेसिकली 5 लोगों की एक गवर्निंग कमिटी थी जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स चुनती थी और जिसका काम फ्रांस के एग्जीक्यूटिव ब्रांच की तरह काम करना था। और जैसा कि हमने देखा, इस पूरे स्ट्रक्चर का मेन गोल यही था कि पावर एक जगह इकट्ठी ना हो। रॉबस्पेयर के रेन ऑफ टेरर की यादें अभी भी लोगों के मन में ताजा थीं और इस नई गवर्नमेंट को बनाने वाले किसी भी कीमत पर उसे दोहराना नहीं चाहते थे। डायरेक्टरी एक सेफ गार्ड की तरह थी। लेकिन क्या इतनी सावधानी से बनाया गया ये सिस्टम ठीक से चला? बिल्कुल नहीं। असल में बहुत जल्द ही इसमें गंभीर समस्याएं आने लगीं और सरकार खुद अपने ही अंदर लड़ने लगी। प्रॉब्लम की जड़ थी पावर के लिए संघर्ष। 5 डायरेक्टर्स जिन्हें काउंसिल्स ने ही चुना था, अक्सर उन्हीं लेजिस्लेटिव काउंसिल से टकराते थे। काउंसिल्स उन्हें डिसमिस करने की कोशिश करती और डायरेक्टर्स अपनी पावर बचाने के लिए लड़ते। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें कोई काम आगे बढ़ ही नहीं सकता था। तो सोचिए जरा, जब एक गवर्नमेंट के 2 सबसे शक्तिशाली हिस्से आपस में ही लड़ रहे हों तो उस देश का क्या होगा जिसे उन्हें चलाना है? इसका नतीजा हुआ एक्सट्रीम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी अत्यधिक राजनीतिक अस्थिरता। देश में एक राजनीतिक उथल पुथल का माहौल बन गया। सरकार कमजोर थी, कोई भी ठीक फैसला नहीं ले पा रही थी। पूरे फ्रांस में एक अराजकता का माहौल बन गया। और इसी अराजकता और अस्थिरता ने किसी नए शख्स के लिए मैदान में आने का एक परफेक्ट मौका बना दिया। एक ऐसा मौका जो फ्रांस की किस्मत हमेशा के लिए बदल देता। और यहीं से शुरू होती है नेपोलियन की कहानी।
इतिहास में जब भी कोई देश इस तरह की लंबी राजनीतिक अस्थिरता से गुजरता है तो ये अक्सर एक मिलिट्री डिक्टेटर यानी सैनिक तानाशाह के उभरने का रास्ता बना देता है। लोग कमजोर और बेअसर सरकार से थक जाते हैं और एक ऐसे मजबूत नेता को चाहने लगते हैं जो व्यवस्था लौटा सके। फ्रांस में बिल्कुल यही हुआ। और वो मिलिट्री डिक्टेटर था नेपोलियन बोनापार्ट। डायरेक्टरी की आपसी लड़ाई और कमजोरी ने उसे अपनी सत्ता हासिल करने का वो सुनहरा मौका दिया जिसकी उसे तलाश थी। सरकारें आईं और गईं और एक रिपब्लिक डिक्टेटरशिप में बदल गया, लेकिन इस सारी उथल पुथल के बीच फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ मूल विचार जिंदा रहने में कामयाब रहे। तो आखिर वो क्या था जो इस सारी अराजकता के बाद भी बचा रहा? जो विचार जिंदा रहे वो थे फ्रीडम यानी आजादी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी कानून के सामने सबकी बराबरी, और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। ये 3 सिद्धांत उस पूरे क्रांतिकारी दौर की सबसे शक्तिशाली और स्थायी विरासत थे। और उनका असर सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं था। इन शक्तिशाली विचारों ने अगली पूरी सदी में न सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरणा दी और उन्हें आगे बढ़ाया। कई मायनों में ये आज भी दुनिया भर के मॉडर्न डेमोक्रेसीज का आधार हैं। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाता है, क्या महान विचार एक अस्थिर सरकार के दौर में भी जिंदा रह सकते हैं? फ्रांस का अनुभव तो यही बताता है कि भले ही राजनीतिक ढांचे फेल हो जाएं और नेता बदल जाएं, लेकिन आजादी और समानता जैसे शक्तिशाली विचार लोगों के दिल और दिमाग में जिंदा रहते हैं। आप क्या सोचते हैं? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट, पर एक सवाल उठता है, क्या इस रेवोल्यूशन के अंदर महिलाएं यानी विमेन का भी अपना एक अलग रेवोल्यूशन चल रहा था? चलिए इस एक्सप्लेनर में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे थर्ड एस्टेट की महिलाओं की जिंदगी से। फिर हम देखेंगे कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए क्या क्या डिमांड्स रखी। उसके बाद हम मिलेंगे एक बहुत ही पावरफुल रेवोल्यूशनरी ओलंपिक द गॉर्जस से। फिर हम जाएंगे उनके गेन्स एंड सेटबैक्स पर, मतलब उन्हें क्या मिला और क्या खोया, और उनकी सदियों लंबी स्ट्रगल को समझेंगे। और आखिर में हम अपने मेन सवाल पर वापस आएंगे कि क्या महिलाओं का सच में कोई रेवोल्यूशन था? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं थर्ड एस्टेट की महिलाओं की। उनकी लाइफ ना बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सच पूछो तो उनकी जिंदगी रोज जीने और अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी बचाने की एक जद्दोजहद थी। थर्ड एस्टेट की ज्यादातर महिलाओं को घर चलाने के लिए काम करना ही पड़ता था। अब वो काम क्या थे? या तो वो सिलाई का काम करती थी, कपड़े धोती थी, या फिर मार्केट में फूल, फल, सब्जियां बेचती थी। कुछ महिलाएं अमीर घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट का काम भी करती थी। और सोचिए, ये तो सिर्फ बाहर का काम था। इसके अलावा घर की पूरी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी, और इस काम के लिए उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते थे। ये एक अनपेड जॉब था। फैमिली के लिए खाना बनाना, दूर से पानी भर के लाना, ब्रेड के लिए घंटों लंबी लाइन में खड़े होना और बच्चों की देखभाल, ये सब उनके रोज के काम थे। इतनी मेहनत के बाद भी क्या उन्हें सोसाइटी में बराबरी मिलती थी? बिल्कुल नहीं। महिलाओं को मर्दों के मुकाबले कम सैलरी दी जाती थी और उनके पास पढ़ाई या जॉब ट्रेनिंग के तो मौके ही नहीं थे। सारी अपॉर्चुनिटीज, सारे बेहतर मौके मर्दों के लिए थे। तो जब हालात ऐसे होंगे तो क्या होगा? इन्हीं हालात ने महिलाओं को आगे आने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने सोचा कि अपने बेहतर फ्यूचर के लिए उन्हें खुद ही लड़ना पड़ेगा। उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और अपने हक के लिए आवाज उठाई। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटी मोटी कोशिश थी। नहीं, पूरे फ्रांस में करीब 60 वुमेन्स पॉलिटिकल क्लब्स खोले गए। ये नंबर खुद बताता है कि उनका मूवमेंट कितना बड़ा और कितना सीरियस था। इन 60 क्लब्स में से एक क्लब था जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये उनके ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो उनकी सबसे बड़ी डिमांड क्या थी? एक शब्द में कहें तो पॉलिटिकल इक्वालिटी। वो चाहती थी कि उन्हें भी मर्दों के बराबर पॉलिटिकल राइट्स मिले, जैसे कि वोट देने का हक, असेंबली में चुने जाने का हक और पॉलिटिकल ऑफिस में बैठने का अधिकार। लेकिन 1791 में जब नया कॉन्स्टिट्यूशन आया ना, तो महिलाओं को बहुत बहुत दुख हुआ, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें पैसिव सिटीजन्स बना दिया। पैसिव सिटीजन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था कि आप देश के नागरिक तो हैं, पर आप वोट नहीं दे सकते, आप देश के बड़े फैसलों में हिस्सा नहीं ले सकते। इस ऑफिशियल एक्सक्लूजन ने उनकी लड़ाई को और आग दे दी। और इन्हीं आवाजों के बीच एक आवाज सबसे ज्यादा बुलंद थी। उनका नाम था ओलंप डे गौज। वो एक जोरदार रेवोल्यूशनरी लीडर थी जिन्होंने इस नाइंसाफी के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाई। अब ओलंप द घूस ने जो किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने रेवोल्यूशन को जैसे आईना दिखा दिया।
देखिए, जब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन इशू हुआ तो ओलंप ने उसको सीधा सीधा चैलेंज किया। उन्होंने इसका जवाब लिखा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। उनका साफ कहना था कि अगर राइट्स हैं तो वो सबके लिए हैं, सिर्फ मर्दों के लिए। लेकिन सच के लिए आवाज उठाने की उन्हें सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने उस वक्त की जैकोबिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया और इसके लिए उन पर ट्रीजन यानी देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। उलम दिगूश की स्टोरी से हमें एक चीज साफ समझ आती है, महिलाओं के लिए यह रेवोल्यूशन का सफर सीधा नहीं था। यह उतार चढ़ाव से भरा था। कहीं उन्हें जीत मिली तो कहीं उनसे सब कुछ छीन लिया गया। तो चलिए पहले उनकी जीत की बात करते हैं। रेवोल्यूशन के शुरुआती सालों में महिलाओं को कई इंपॉर्टेंट लीगल राइट्स मिले। पहला, सभी लड़कियों के लिए स्कूलिंग कंपलसरी हो गई। दूसरा, अब बाप अपनी बेटियों को जबरदस्ती शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। तीसरा, डिवोर्स को लीगल कर दिया गया और यह हक मर्द और औरत दोनों को बराबर मिला। और चौथा, अब औरतें जॉब्स के लिए ट्रेनिंग ले सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी या अपना छोटा मोटा बिजनेस भी चला सकती थी। ये सब बहुत बड़े कदम थे। लेकिन ये अच्छा दौर ज्यादा दिन नहीं चला। फिर शुरू हुआ द रेन ऑफ टेरर का वक्त, एक ऐसा दौर जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। इस रेन ऑफ टेरर के दौरान क्या हुआ? नई गवर्नमेंट ने सबसे पहले महिलाओं के क्लब्स को बंद करने का ऑर्डर दिया। उनकी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया गया। कई बड़ी बड़ी महिला नेताओं को अरेस्ट किया गया और उनमें से कुछ को ओलंप टे गोश की तरह ही मौत की सजा दे दी गई। जो आजादी उन्होंने इतनी मुश्किल से जीती थी वो उनसे वापस छीन ली गई। तो रेवोल्यूशन तो खत्म हो गया, पर उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। असल में ये एक नई और बहुत लंबी लड़ाई की बस शुरुआत थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए और स्ट्रगल की लंबाई को महसूस कीजिए। 1791 में महिलाओं ने पॉलिटिकल राइट्स मांगे। बस 2 साल बाद 1793 में उनके क्लब्स बंद हो गए। फिर 19th और 20th सेंचुरी में एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट शुरू हुआ, वोट के हक के लिए। और आखिरकार लगभग 150 साल के इंतजार के बाद 1946 फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। जरा सोचिए कितनी पीढ़ियों का स्ट्रगल था ये। तो अब इतना सब कुछ जानने के बाद हम वापस आते हैं अपने सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर। क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन में महिलाओं का अपना कोई रेवोल्यूशन था? इसका जवाब है हाँ, एक बड़ा हाँ, बिल्कुल था। भले ही उन्हें उस वक्त पूरी जीत नहीं मिली, लेकिन उनकी लड़ाई, उनका संघर्ष बेकार नहीं गया। उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज एक ऐसी इंस्पायरिंग मेमोरी बन गई, एक ऐसी प्रेरणा बन गई जिसने आने वाली पीढ़ियों को और सिर्फ फ्रांस में ही नहीं पूरी दुनिया के मूवमेंट्स को रास्ता दिखाया। आपको उस वक्त की सोच को समझना होगा। ये देखिए, ये कोट जैकोबिन पॉलिटिशियन चौमट का है। उन्होंने 1793 में महिलाओं के क्लब्स बंद करवाते हुए क्या कहा था? उन्होंने कहा, क्या नेचर ने घरेलू काम मर्दों को सौंपे हैं? नेचर ने औरत से कहा है, औरत बनो, घर के काम यही तुम्हारे काम है। सोच देखिए, इसी सोच के खिलाफ वो लड़ रही थी। और अब आखिरी सवाल आपके लिए। थोड़ा इमेजिन कीजिए कि आप 1793 में हैं। एक बड़ा पॉलिटिशियन सबके सामने आपसे कहता है कि औरतों की जगह घर में है, पॉलिटिक्स में नहीं। तो आपका जवाब क्या होता? इसके बारे में जरूर सोचना। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जैकोबिन्स के राज में ना कई बड़े सोशल रिफॉर्म्स हुए और उन सब में से सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी कदम था फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी यानी जो दास प्रथा थी उसको खत्म करना। अच्छा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान बनाने के लिए हम इसे 5 पार्ट्स में आराम से समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि कॉलोनीज में लेबर की इतनी डिमांड क्यों थी। फिर ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड आखिर था क्या। उसके बाद हम फ्रांस के आइडियल्स और उसकी इकोनॉमी के बीच जो टकराव था उसको देखेंगे। फिर आजादी की कहानी कैसे मिली और कैसे छिन गई, और आखिर में एमेंसिपेशन का असली मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इन फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेव लेबर की जरूरत आनी ही क्यों पड़ी? इसका जवाब ना कैरिबियन में छिपा है। उन कॉलोनीज में जो फ्रांस के लिए, आप समझ लीजिए, एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसी थी। देखिए, कॉलोनीज जैसे कि मार्टिनिक, ग्वाडेलूप और सान डोमिंगो, ये यूरोप के लिए ऐसी चीजों के पावर हाउस थे जिनकी वहां जबरदस्त डिमांड थी। हम बात कर रहे हैं टोबैको, इंडिगो, चीनी और कॉफी की। इन सब की सप्लाई यहीं से होती थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सोचिए, इतनी दूर अनजान जगह पर इन बड़े बड़े खेत खलियानों में काम करेगा कौन? यूरोपियंस तो वहां जाकर काम करने से रहे। इसकी वजह से वहां लेबरर्स की यानी मजदूरों की भारी कमी हो गई। और इसी लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए एक बहुत ही ब्रूटल, एक बहुत ही क्रूर सिस्टम बनाया गया, जिसे हम कहते हैं द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ये ट्रेड 17th सेंचुरी में शुरू हुआ
और इसके 3 स्टेजेस थे, इसलिए ट्रायंगुलर। पहले फ्रेंच ट्रेडर्स बॉर्डो और नॉन जैसे पोर्ट से निकलते थे अफ्रीका के लिए। वहां वो लोकल सरदारों से गुलाम खरीदते थे और फिर उन्हें जहाजों में भरकर अटलांटिक ओशन के पार कैरिबियन ले जाते थे और प्लांटेशन ओनर्स को बेच देते थे। ये सफर 3 महीने लंबा होता था और आप इमेजिन कीजिए ये 3 महीने किसी नरक से कम नहीं थे। गुलामों पर गरम लोहे से निशान बनाए जाते थे, उन्हें जंजीरों से जकड़ कर रखा जाता था और जहाजों में इस कदर ठूस दिया जाता था कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाए। तो इस पूरे सिस्टम का रिजल्ट क्या निकला? इसी स्लेव ट्रेड ने बोर्डो और नांते जैसे फ्रेंच पोर्ट शहरों को बेहद बेहद अमीर बना दिया। सच कहूं तो फ्रांस की इकोनॉमी के लिए यह ट्रेड एक तरह से लाइफलाइन बन गया था। लेकिन एक तरफ जहां फ्रांस की इकोनॉमी इस स्लेव ट्रेड से चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ देश में क्रांति के आइडियल्स की आग भी जल रही थी। और बस यहीं से शुरू हुआ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। नेशनल असेंबली में इस पर लंबी लंबी बहस चली। एक तरफ थे रेवोल्यूशन के आइडियल्स, राइट्स ऑफ मैन, जो कहते थे कि सभी फ्रेंच सब्जेक्ट्स चाहे वो कहीं भी रहते हों, उन सब पर ये लागू होने चाहिए। पर दूसरी तरफ थी इकोनॉमी की रियलिटी, बड़े बड़े पावरफुल बिजनेसमैन जिनकी पूरी इनकम ही इस स्लेव ट्रेड पर टिकी हुई थी। और बस इसी डर से कि कहीं ये बिजनेसमैन नाराज ना हो जाएं, असेंबली ने स्लेवरी को खत्म करने के लिए कोई कानून ही पास नहीं किया। तो फिर आजादी की ये लड़ाई आगे कैसे बढ़ी? स्लेवरी को खत्म करने का सफर बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आजादी पहले मिली और फिर छिन भी गई। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1794 में कन्वेंशन ने एक हिस्टोरिक फैसला लिया और सारी फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी को खत्म कर दिया। लेकिन ये आजादी ज्यादा दिन चली नहीं। सिर्फ 10 साल बाद 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आया, उसने स्लेवरी को फिर से शुरू कर दिया। गुलामी को पूरी तरह से खत्म होने में अभी और कई साल लगने थे। फाइनली 1848 में इस प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इससे आपको उस टाइम के प्लांटेशन मालिक लोगों की माइंडसेट का पता चलता है। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए अफ्रीकन लोगों को गुलाम बनाने के लिए आजाद थे। यही वो सोच थी जिसने नेपोलियन को स्लेवरी दोबारा शुरू करने का रीजन दिया। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहां हम इमेंसिपेशन यानी मुक्ति के असली मतलब को समझेंगे और इसके लिए हम उस दौर की एक तस्वीर की मदद लेंगे। तो सबसे पहले इस शब्द को समझ लेते हैं, इमेंसिपेशन। इसका सिंपल सा मतलब है आजाद करने का एक्ट यानी मुक्ति। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह लाखों गुलामों के लिए एक उम्मीद थी, एक सपना था। अब आपके सामने एक 1794 का एक प्रिंट है। ये प्रिंट स्लेव्स की आजादी को दिखाता है और इसमें ना कुछ ऐसे खास सिंबल्स हैं जो उस समय के फ्रेंच लोगों के नजरिए को बयां करते हैं। इस प्रिंट में कई छिपे हुए मैसेजेस हैं। जरा देखिए, ऊपर एक ट्राई कलर बैनर है जिस पर लिखा है द राइट्स ऑफ मैन। नीचे एक लाइन है द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, यानी जो आजाद नहीं है उनकी आजादी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो फ्रेंच महिला जो बीच में खड़ी है। वो अफ्रीकन और अमेरिकन इंडियन स्लेव्स को यूरोपियन कपड़े दे रही है, जैसे उन्हें सिविलाइज्ड या सभ्य बना रही हो। और जमीन पर टूटी हुई जंजीरें, वो तो साफ है गुलामी के अंत का सिंबल है। और अब एक सवाल आपके लिए। इस प्रिंट में एक फ्रेंच महिला को स्लेव्स को सिविलाइज करते हुए दिखाया गया है। ये चीज नॉन यूरोपियंस के प्रति कैसे एटीट्यूड, कैसे रवैये को दर्शाती है? इस पर जरूर सोचिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी एक बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट ने आम लोगों की रोज की जिंदगी को कैसे बदल दिया, उनके कपड़ों से लेकर उनके पढ़ने वाली किताबों तक। चलो एक जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। क्या पॉलिटिक्स आपके कपड़े, आपकी भाषा या आपकी किताबों को बदल सकती है? शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन 1789 के बाद फ्रांस में इसका जवाब था बिल्कुल हां। रेवोल्यूशन सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों के बारे में नहीं था, ये लोगों के घरों तक पहुंच गया था। सबसे पहले आइए रेवोल्यूशन से पहले की सिचुएशन को देखते हैं, जिसे ओल्ड रेजीम कहा जाता था। ओल्ड रेजीम में राजा का कंट्रोल हर चीज पर था और यह कंट्रोल खासकर इस बात पर था कि लोग क्या पढ़, लिख या देख सकते हैं। इस सिस्टम को हम सेंसरशिप कहते हैं। ये स्लाइड इस बड़े बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, लेफ्ट साइड पर ओल्ड रेजीम है। यहां कोई भी किताब, न्यूज़पेपर या प्ले छापने से पहले राजा के सेंसस से अप्रूवल लेना पड़ता था। सीधे शब्दों में, अगर राजा को कोई बात पसंद नहीं आई तो वो छपेगी ही नहीं। लेकिन अब राइट साइड देखिए, 1789 के बाद सेंसरशिप को अचानक खत्म कर दिया गया। बोलने की आजादी को एक नेचुरल राइट यानी कि एक प्राकृतिक अधिकार माना गया, जिससे अब गवर्नमेंट की आलोचना करना भी पॉसिबल हो गया। असली टर्निंग पॉइंट 1789 में बैस्टिल के स्टॉर्मिंग के साथ आया। यह सिर्फ एक किले पर हमला नहीं था, यह पूरे पुराने सिस्टम पर हमला था।
और इस घटना के ठीक बाद एक ऐसा कानून पास हुआ जिसने फ्रांस में इंफॉर्मेशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कोट उस नई सोच को बिल्कुल ठीक से बताता है। ये लाइन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से ली गई है और कहती है कि बोलने और एक्सप्रेस करने की आजादी एक नेचुरल राइट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आजादी आपको राजा का कोई तोहफा नहीं है। ये एक ऐसा अधिकार है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये सच में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। तो इस नई आजादी का नतीजा क्या हुआ? सोचो, जैसे एक डैम के टूटने पर पानी बह जाता है, आइडियाज के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो गया। फ्रांस के शहर और कस्बे अचानक नए नए विचारों से भर गए और ये सारे आइडियाज प्रिंट की पावर से फैले। अचानक से हर तरफ न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स और यहां तक कि तस्वीरें छपने लगी जो फ्रांस में हो रहे बदलावों पर डिस्कस करती थी। कुछ गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी तो कुछ उसके खिलाफ थी। एक तरह से पूरे देश में एक पब्लिक डिबेट शुरू हो गई थी। इंफॉर्मेशन की ये बात सिर्फ शहरों तक ही नहीं रुकी। प्रिंट की वजह से ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज बहुत तेजी से गांव तक भी पहुंच गए। पहली बार किसान और मजदूर उन्हीं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पर बहस कर रहे थे जिन पर पेरिस में फिलोसफर्स बात कर रहे थे। लेकिन एक चैलेंज था। उस वक्त फ्रांस की एक बड़ी आबादी पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, तो उन तक लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस जैसे मुश्किल आइडियाज कैसे पहुंचे? इसका जवाब था आर्ट के जरिए। नाटक, गीत, जुलूस और सबसे इंपॉर्टेंट छपी हुई तस्वीरों के थ्रू। अब जरा 1790 के इस कमाल के प्रिंट को देखिए जिसका टाइटल है द पेट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस। आर्टिस्ट ने यहां जस्टिस के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आम लोगों के लिए आसान बनाने की कोशिश की है। एक तरफ से मोटे अमीर लोग जो ओल्ड रिजाइम के लालच को दिखाते हैं इस प्रेस में डाले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो पतले होकर निकलते हैं जो इस बात का सिंबल है कि अब सब बराबर हो गए हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल कार्टून है जो बिना एक शब्द कहे जस्टिस को समझाता है। बिल्कुल इसी तरह लुइस लियोपोल्ड बॉयली की ये पेंटिंग रेवोल्यूशनरी लीडर जॉन पॉल माराट को भीड़ से बात करते हुए दिखाती है। उनके चेहरे पर पैशन और लोगों की आंखों में उनके लिए विश्वास देखिए। ये पेंटिंग माराट को एक हीरोइक फिगर की तरह दिखाती है, एक ऐसी आवाज जो आम आदमी को रेवोल्यूशन के आइडियल से जोड़ती है। आखिरकार इन्हीं तस्वीरों, नाटकों और गीतों के जरिए आम लोग, जिनमें से बहुत से पढ़ नहीं सकते थे, लिबर्टी और जस्टिस जैसे बड़े आइडियाज को समझ पाए। उन्होंने सिर्फ इन आइडियाज को सुना नहीं, उन्होंने इनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाया। अब वो सच में रेवोल्यूशन से खुद को जोड़कर देख सकते थे। तो इससे हमने क्या सीखा? यही कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सिर्फ सरकार नहीं बदली, इसने आम आदमी को एक आवाज दी। इसने इंफॉर्मेशन को राजा के कंट्रोल से आजाद किया और प्रिंट और आर्ट के जरिए बड़े बड़े पॉलिटिकल आइडियाज को सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया, पढ़े लिखे लोगों से लेकर आम किसान तक। और ये बात आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, शायद पहले से भी ज्यादा। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। सोचिए, आप जो मीडिया हर रोज देखते हैं, न्यूज चैनल्स, यूट्यूब वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट्स, वो आपके लिबर्टी और जस्टिस के आइडियाज को कैसे शेप कर रहा है? इस बारे में जरूर सोचना। आज हम समझेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी एक बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट ने आम लोगों की रोज की जिंदगी को कैसे बदल दिया, उनके कपड़ों से लेकर उनके पढ़ने वाली किताबों तक। चलो एक जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। क्या पॉलिटिक्स आपके कपड़े, आपकी भाषा या आपकी किताबों को बदल सकती है? शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन 1789 के बाद फ्रांस में इसका जवाब था बिल्कुल हां। रेवोल्यूशन सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों के बारे में नहीं था, ये लोगों के घरों तक पहुंच गया था। सबसे पहले आइए रेवोल्यूशन से पहले की सिचुएशन को देखते हैं, जिसे ओल्ड रेजीम कहा जाता था। ओल्ड रेजीम में राजा का कंट्रोल हर चीज पर था, और यह कंट्रोल खासकर इस बात पर था कि लोग क्या पढ़, लिख या देख सकते हैं। इस सिस्टम को हम सेंसरशिप कहते हैं। ये स्लाइड इस बड़े बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, लेफ्ट साइड पर ओल्ड रेजीम है। यहां कोई भी किताब, न्यूज़पेपर या प्ले छापने से पहले राजा के सेंसस से अप्रूवल लेना पड़ता था। सीधे शब्दों में, अगर राजा को कोई बात पसंद नहीं आई तो वो छपेगी ही नहीं। लेकिन अब राइट साइड देखिए, 1789 के बाद सेंसरशिप को अचानक खत्म कर दिया गया। बोलने की आजादी को एक नेचुरल राइट यानी कि एक प्राकृतिक अधिकार माना गया, जिससे अब गवर्नमेंट की आलोचना करना भी पॉसिबल हो गया। असली टर्निंग पॉइंट 1789 में बैस्टिल के स्टॉर्मिंग के साथ आया। यह सिर्फ एक किले पर हमला नहीं था, यह पूरे पुराने सिस्टम पर हमला था। और इस घटना के ठीक बाद एक ऐसा कानून पास हुआ जिसने फ्रांस में इंफॉर्मेशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कोट उस नई सोच को बिल्कुल ठीक से बताता है। ये लाइन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से ली गई है और कहती है कि बोलने और एक्सप्रेस करने की आजादी एक नेचुरल राइट है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि ये आजादी आपको राजा का कोई तोहफा नहीं है। ये एक ऐसा अधिकार है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये सच में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। तो इस नई आजादी का नतीजा क्या हुआ? सोचो, जैसे एक डैम के टूटने पर पानी बह जाता है, आइडियाज के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो गया। फ्रांस के शहर और कस्बे अचानक नए नए विचारों से भर गए। और ये सारे आइडियाज प्रिंट की पावर से फैले। अचानक से हर तरफ न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स और यहां तक कि तस्वीरें छपने लगी जो फ्रांस में हो रहे बदलावों पर डिस्कस करती थी। कुछ गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी तो कुछ उसके खिलाफ थी। एक तरह से पूरे देश में एक पब्लिक डिबेट शुरू हो गई थी। इन्फॉर्मेशन की ये बात सिर्फ शहरों तक ही नहीं रुकी। प्रिंट की वजह से ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज बहुत तेजी से गांव तक भी पहुंच गए। पहली बार किसान और मजदूर उन्हीं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पर बहस कर रहे थे जिन पर पेरिस में फिलोसफर्स बात कर रहे थे। लेकिन एक चैलेंज था। उस वक्त फ्रांस की एक बड़ी आबादी पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, तो उन तक लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस जैसे मुश्किल आइडियाज कैसे पहुंचे? इसका जवाब था आर्ट के जरिए। नाटक, गीत, जुलूस और सबसे इंपॉर्टेंट छपी हुई तस्वीरों के थ्रू। अब जरा 1790 के इस कमाल के प्रिंट को देखिए जिसका टाइटल है द पेट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस। आर्टिस्ट ने यहां जस्टिस के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आम लोगों के लिए आसान बनाने की कोशिश की है। एक तरफ से मोटे अमीर लोग जो ओल्ड रिजाइम के लालच को दिखाते हैं इस प्रेस में डाले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो पतले होकर निकलते हैं जो इस बात का सिंबल है कि अब सब बराबर हो गए हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल कार्टून है जो बिना एक शब्द कहे जस्टिस को समझाता है। बिल्कुल इसी तरह लुइस लियोपोल्ड बॉयली की ये पेंटिंग रेवोल्यूशनरी लीडर जॉन पॉल मराट को भीड़ से बात करते हुए दिखाती है। उनके चेहरे पर पैशन और लोगों की आंखों में उनके लिए विश्वास देखिए। ये पेंटिंग मराट को एक हीरोइक फिगर की तरह दिखाती है, एक ऐसी आवाज जो आम आदमी को रेवोल्यूशन के आइडियल से जोड़ती है। आखिरकार इन्हीं तस्वीरों, नाटकों और गीतों के जरिए आम लोग, जिनमें से बहुत से पढ़ नहीं सकते थे, लिबर्टी और जस्टिस जैसे बड़े आइडियाज को समझ पाए। उन्होंने सिर्फ इन आइडियाज को सुना नहीं, उन्होंने इनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाया। अब वो सच में रेवोल्यूशन से खुद को जोड़कर देख सकते थे। तो इससे हमने क्या सीखा? यही कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सिर्फ सरकार नहीं बदली, इसने आम आदमी को एक आवाज दी। इसने इन्फॉर्मेशन को राजा के कंट्रोल से आजाद किया और प्रिंट और आर्ट के जरिए बड़े बड़े पॉलिटिकल आइडियाज को सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया, पढ़े लिखे लोगों से लेकर आम किसान तक। और ये बात आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, शायद पहले से भी ज्यादा। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। सोचिए, आप जो मीडिया हर रोज देखते हैं, न्यूज चैनल्स, यूट्यूब वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट्स, वो आपके लिबर्टी और जस्टिस के आइडियाज को कैसे शेप कर रहा है? इस बारे में जरूर सोचना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आखिर हुआ क्या? पूरे यूरोप में एक ही नाम की गूंज थी, नेपोलियन बोनापार्ट। और उसकी कहानी को समझने के लिए इस शानदार पेंटिंग नेपोलियन क्रॉसिंग द एल्प से बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है? चलिए उसकी लेगेसी को समझते हैं। अक्सर नेपोलियन को यूरोप का मॉडर्नाइजर कहा जाता है, पर ऐसा क्यों? आखिर उसने किया क्या था? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। बस यहां से उसकी पावर का सफर शुरू हुआ। एक के बाद एक उसने आसपास के यूरोपियन देशों को जीतना शुरू किया। पता है उसने क्या किया? वहां के पुराने राजा महाराजाओं को हटाकर अपने ही परिवार के लोगों को वहां का शासक बना दिया। अब देखिए उसके मॉडर्नाइजिंग काम। नेपोलियन ने कई ऐसे कानून लाए जिन्होंने यूरोप का चेहरा ही बदल दिया, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। फिर उसने एक यूनिफॉर्म सिस्टम शुरू किया वेट्स और मेजर्स के लिए, मतलब अब हर जगह एक ही तरह से चीजें नापी और तोली जाएंगी। और हां, डेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट भी उसी को जाता है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? नेपोलियन के केस में भी एक बड़ा सवाल था। क्या वो एक लिबरेटर था, आजादी दिलाने वाला, या फिर एक इन्वेडर, एक हमलावर? इस सवाल ने पूरे यूरोप को आप कह सकते हैं दो हिस्सों में बांट दिया था। सोच के देखिए, शुरू में जब नेपोलियन की आर्मी किसी जगह जाती थी तो लोग उनका स्वागत करते थे। उन्हें लगता था कि ये लोग उनके लिए आजादी लाएंगे। मगर ये फीलिंग जल्दी ही बदल गई। लोगों को समझ आने लगा कि ये आजादी दिलाने वाली सेना नहीं, बल्कि एक इन्वेडिंग फोर्स है जो उन पर कब्जा करने आई है। तो अब सवाल उठता है कि इतना पावरफुल सम्राट, उसका एंड कैसे हुआ? आखिर उसके राज का अंत हुआ तो हुआ कैसे? जवाब है साल 1815 में। वाटरलू की मशहूर लड़ाई में नेपोलियन को आखिरकार हार का सामना करना पड़ा। और ये कोई मामूली हार नहीं थी, ये उसकी आखिरी हार थी।
इसके बाद उसका साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, नेपोलियन तो हार गया, लेकिन उसके आइडियाज वो जिंदा रहे। जो मॉडर्न लॉज वो लाया था, जो रेवोल्यूशनरी विचार उसने फैलाए थे, उनका असर यूरोप पर उसके जाने के सालों बाद तक रहा। और यहीं से हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी सीख पर आते हैं कि कैसे आइडियाज यानी विचार बड़े बड़े साम्राज्यों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। इस रेवोल्यूशन की असली लेगेसी नेपोलियन खुद नहीं था, बल्कि वो आइडियाज थे जो उसने पूरे यूरोप में फैला दिए थे। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज क्या थे? वो थे लिबर्टी यानी आजादी और डेमोक्रेटिक राइट्स यानी लोकतांत्रिक अधिकार। यही दो कोर आइडियाज थे जो फ्रांस से निकलकर 19वीं सेंचुरी में पूरे यूरोप में आग की तरफ फैल गए। और इन आइडियाज का इंपैक्ट वो जबरदस्त था। देखिए, पूरे यूरोप में जो सदियों से चला आ रहा फ्यूडल सिस्टम था ना, उसे खत्म कर दिया गया। आम लोगों ने आजादी के कॉन्सेप्ट को एक नए तरीके से सोचना शुरू किया, और इसी इंस्पिरेशन से अलग अलग सॉवरेन नेशन स्टेट्स यानी आजाद देश बनाने के लिए बड़े बड़े मूवमेंट शुरू हो गए। ओके, तो ये सब यूरोप में हो रहा था, पर इन ग्लोबल आइडियाज का असर हमारे अपने देश इंडिया पर कैसे पड़ा? क्या यहां भी इनकी गूंज सुनाई दी? बिल्कुल। इंडिया में उस वक्त टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय जैसे दूर की सोच रखने वाले लोग थे, जो फ्रांस में हो रहे इन बदलावों और नए आइडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। राजा राममोहन रॉय का तो एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहते हैं कि जब उन्हें 1830 में फ्रांस की जुलाई रेवोल्यूशन की खबर मिली तो वो इतने एक्साइटेड हो गए कि वो किसी और चीज के बारे में सोच या बात ही नहीं कर पा रहे थे। सोचिए, ये दिखाता है कि इन आइडियाज की पावर कितनी ज्यादा थी। उनकी पहुंच सच में ग्लोबल थी। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि कैसे एक छोटा सा विचार, एक आइडिया, एक सम्राट की पूरी सेना से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। यही इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। इस सवाल पर आप जरूर सोचना। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया होगा और फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ी हिस्ट्री आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।